हाँ जी। लास्ट वाली क्लास में अपन ने एक तो सिलेबस इंट्रोडक्शन और उसके बाद में राजस्थान के ओरिजिन या उत्पत्ति को लेके बात की थी। ओरिजिन में स्टार्टिंग में आपको बताया था कि राजस्थान जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है उसी के एक पार्ट पे है। जैसे कि पृथ्वी के निर्माण में एक कॉन्टिनेंटल पार्ट यानी महाद्वीपीय भाग जो कि पूरा एक यूनिट के रूप में था, सभी महाद्वीप एक साथ थे, उसको नाम क्या दिया गया था? पेंजिया। यानी सुपर जो कॉन्टिनेंटल एरिया वो पेंजिया कहलाता है और सभी महासागरों को मिला के पेंथालासा। और ये पेंजिया आगे जाके कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, जिसमें एक नदन पार्ट और एक सदन पार्ट। उसका नदन पार्ट किस नाम से? अंगारा लैंड। और सदन पार्ट गोंडवाना लैंड। और बीच वाला भाग जो जियोसिंक लैंड के रूप में नहीं भूसनति के रूप में था। भूसनति का नाम क्या रखा था हमने? टेथिस से, टेथिस सागर। और यहाँ से अपने डिसाइड किया था कि जो इंडिया वाला जो स्थिति है वो मोस्टली गोंडवाना लैंड और बचा हुआ भाग है वो किस पर है, और उसी पे ही राजस्थान है। तो भारतीय राजस्थान के निर्माण में मुख्यतः गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर इन दो पार्ट का योगदान रहा है। तो इसमें अपन ने पेंजिया को तो डिफाइन कर दिया था लास्ट वाली क्लास में। अब दूसरा पॉइंट अपना ये वाला है पेंथालासा। तो सेकंड हेडिंग में लीजिएगा पेंथालासा। तो पेंथालासा शब्द भी जिन्होंने पेंजिया शब्द दिया था उन्हीं के द्वारा दिया गया, यानी अल्फ्रेड वेगनर के अकॉर्डिंग। तो इसमें भी स्टार्टिंग में रेफरेंस ये देना है, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर। पेंथालासा के आगे लिखेगा अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार। उसमें क्या था? सुपर कॉन्टिनेंटल एरिया, यानी सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता है और सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पेंथालासा। सभी महासागर यानी सुपर ओशियनिक पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर सुपर ओशियनिक पार्ट इज नोन एज पेंथालासा। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पेंथालासा कहा जाता है। पेंथालासा के आगे अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को संयुक्त रूप से पेंथालासा कहा जाता है। यह डेफिनेशन दूसरी भी हो सकती है कि पेंजिया के चारों ओर के जलीय क्षेत्र को, मीनिंग वही है, महासागरीय भागों के बारे में। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर सुपर ओशियनिक पार्ट इज नोन एज पेंथालासा। यानी सभी महासागरों को आप एक बड़ी यूनिट के रूप में मानते हो तो वो एक बड़ी यूनिट क्या है? पेंथालासा। अब अपने को पता है कि जो महाद्वीप हैं ये सभी एक यूनिट के रूप में, एक ज्योग्राफिकल एरिया के रूप में माने जाएं तो इनको हम पेंजिया बोल सकते हैं। लेकिन आज हम देखें वर्तमान में तो पॉलिटिकल एरिया की दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड है? ये 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है। वैसे ये जो जलीय भाग है पेंथालासा, ये आज कितने महासागरों में डिवाइड है? 5। पहले तो जनरली अपन 4 लेते थे, लेकिन अंटार्कटिका जो एक महाद्वीप और महासागर दोनों काउंटिंग में आता है, यानी कोई भी एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जिसका 75% पार्ट वाटर से या ग्लेशियर से कवर्ड हो, यानी हिमानी से या जल से कवर हो, तो अंटार्कटिका का स्थलीय भाग है वो 98% भाग ग्लेशियर कवर्ड है। तो 75% वाली जो कंडीशन है उसको क्रॉस कर रहा है वो, तो इसका मीनिंग उसको कॉन्टिनेंट और ओशियनिक पार्ट दोनों में काउंट किया जाता है। तो इसका मीनिंग 7 महाद्वीपों के अंदर जो अंटार्कटिका है और 5 महासागरों के अंदर भी अंटार्कटिका शामिल है। हालांकि अपनी जो स्टार्टिंग की क्लासेज हैं, जैसे छठी, सातवीं, आठवीं क्लास की किताब है, उन बुक्स में तो जनरली ओशियनिक पार्ट कितने दिए हुए हैं? 4 दिए हुए हैं, ताकि बच्चों को समझाने में ये दिक्कत नहीं हो कि ये महाद्वीप और महासागर दोनों में है। तो उनको ये बिल्कुल भी सेट नहीं होगा कि दोनों में कैसे है। जैसे छठी क्लास में पृथ्वी कैसी रहती है? गोल रहती है।
वो 11वीं में जाते जाते जियोड होती है। इसका मीनिंग स्टार्टिंग में कहते हैं ना बच्चों को कि बेटा पृथ्वी है वो अंडे जैसी है, क्योंकि उनको ये अंडे का फंडा जल्दी समझ में आता है। फिर धीरे धीरे जाके इस अंडे को अपन क्या करते हैं, फिर कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, और फिर 11वीं क्लास तक जाते जाते हम कहते हैं कि पृथ्वी जियोड है, नारंगी ऑरेंज की तरह है, ध्रुवों से ये चपटी है और साइड से अधिक फैली हुई है। तो बाद में बड़ी क्लासेज में जाके ये चीजें करेक्शन करते हैं। जैसे 9th क्लास में जब रहते हैं तो 9th क्लास की अपनी राजस्थान बोर्ड वाली बुक्स में भी रहता है कि भारत में मानसून केरल से एंट्री करता है, और ग्रेजुएशन में जाके पता चलता है कि मानसून है वो अंडमान निकोबार में पहले एंट्री करता है। केरल तो मुख्य भूमि के ऊपर पहला स्थान माना जाता है, जबकि अंडमान निकोबार पे इससे भी पहले मानसून की एंट्री हो चुकी होती है, लगभग 6-7 दिन पहले, 22 मई को। तो ये चीजें ग्रेजुएशन में आती हैं, तब आती हैं सामने, जबकि 9th-10th क्लास में यही करवाया जाता है कि केरल में मानसून पहले आता है। अब उन बुक्स को रेफरेंस देके अगर आप क्वेश्चन को डिलीट करवाना चाहोगे तो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि उन छोटी क्लास वाली बुक्स में बच्चों के अकॉर्डिंग रेफरेंस है। और कई बार अपने को कहते हैं 9th और 10th वाली किताबें पढ़नी चाहिए, जबकि छठी से लेकर 10th वाली बुक्स में ज्योग्राफी में बहुत सारी जगह मिस्टेक है, और वो मिस्टेक नहीं, उन बच्चों के अकॉर्डिंग वो बात ही ठीक है। भाई उनको कह दिया जाए जियोड, अब जियोड का मीनिंग वो समझे नहीं समझे जियोड क्या है, तो जियोड का शाब्दिक मीनिंग होता है पृथ्वी जैसा। क्या नाम है? अरुण? तरुण? तो तरुण कैसा है? तो तरुण तरुण जैसा है। भाई विजय कैसा है? विजय विजय जैसा है। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी पृथ्वी जैसी है, जियोड। तो जियोड का मीनिंग जो होता है कि पृथ्वी की तरह गोला है, अपने आप में वो यूनिक है। उसके एक फ्रूट से तुलना करते हैं अपन, किससे? ऑरेंज या संतरा से। तो सेम उसी तरीके से है कि जो ये महासागरीय भाग है उनकी काउंटिंग 5 ली जाती है। तो ये ऑथेंटिक है। जो ओशियनोग्राफी है, यानी जो अपना भौतिक भूगोल है, उसके अंदर आता है महासागरीय भूगोल। तो उसके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, वो भी यही मानती है महासागर कितने हैं? 5। तो उनके द्वारा ऑथेंटिसिटी है इसकी। और उन 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक ओशियनिया, प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि संपूर्ण पृथ्वी का 1/3 हिस्सा यही है। संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर महाद्वीप कितने हिस्से पर हैं? 29%। तो 1/3 से तो कम ही है ना, 1/3 का मीनिंग होता है 33%। तो इसका मीनिंग एक तरफ प्रशांत महासागर और एक तरफ पृथ्वी के जितने भी महासागर हैं, सॉरी कॉन्टिनेंटल एरिया है, तो उन सब कॉन्टिनेंटल एरिया से पैसिफिक ओशन बड़ा है। यानी पैसिफिक ओशन इज द ग्रेटर देन ऑल कॉन्टिनेंट्स। प्रशांत महासागर सभी महाद्वीपों से बड़ा है, तो स्टेटमेंट सही है। यानी अकेले प्रशांत महासागर पे सारे महाद्वीपों को लाके रखा जाए तो प्रशांत महासागर का एरिया उसके बाद भी दिखाई देगा आपको। यानी उनसे भी लगभग प्रशांत महासागर 3-4% और भी बड़ा है। तो मीनिंग ये हुआ कि पेंथालासा का जो मूल महासागर है, मूल महासागर का मीनिंग है मेन ओसेनिक पार्ट, वो पैसिफिक ओशियन को माना जाता है। तो अभी आपने जो लिखा है, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार सभी महासागरों को पेंथालासा कहा जाता है, जिनका मुख्य महासागर प्रशांत महासागर। ये नोट में लिख दीजिएगा, पैसिफिक ओशियन इज द मेन ओशियन पार्ट ऑफ पेंथालासा। पेंथालासा का मुख्य महासागर या मूल महासागर प्रशांत महासागर। पेंथालासा का मूल महासागर प्रशांत महासागर। मेन ओशियनिक पार्ट ऑफ पेंथालासा इज पैसिफिक ओशियन। मेन ओशियनिक पार्ट ऑफ पेंथालासा इज पैसिफिक ओशियन। पेंथालासा का मूल महासागर प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर का अपने राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है, तो अपने सिर्फ इस शब्द को ही डिफाइन किया कि पेंथालासा क्या है? महासागर है। सभी महासागरों को पेंथालासा कहा गया है, जिसका मेन पार्ट कौन है? पैसिफिक ओशियन। अब इस साइड वाले दोनों शब्द अपने कवर हो गए, पेंथालासा और पेंजिया। अब इस साइड में एक शब्द बचा हुआ है, टेथिस सागर। अब इसको हेडिंग में लीजिए नंबर 3 में, टेथिस सी।
टेथिस सी का मीनिंग है कि जो अपने अंगारा लैंड वाला पार्ट और गोंडवाना लैंड वाला जो पार्ट, उसके बीच वाला जो पार्ट है जिसको अपन क्या मानते हैं, भूसनती। जियोसिंक्लाइन। तो सबसे पहला रेफरेंस तो यही देना है कि टेथिस सागर एक भूसनती है। इट्स ए जियोसिंक्लाइन। यह एक भूसनती है जो अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। इट्स ए जियोसिंक्लाइन विच इज लाइज बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, जो अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित। जो अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित है। विच इज लाइज बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। तो एक तो रेफरेंस हो गया कि टेथिस सागर क्या है, तो जियोसिंक्लाइन भूसनती है। लोकेशन कहाँ पर, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यानी जो पेंजिया का डिवाइडेशन हुआ उसके बीच में जो दरार बनी वो टेथिस सागर, जियोसिंक्लाइन भूसनती। अब इस भूसनती का अपने से क्या संबंध है, इंडिया से क्या रिलेशन है, तो इंडिया के बहुत सारे फिजिकल पार्ट्स ऐसे हैं या फिजिकल डिवीजन ऐसे हैं जो टेथिस सी में बने हुए हैं। जैसे इंडिया का ये वाला जो पार्ट है भारत का प्रायद्वीप पठार, ये किस पर है, गोंडवाना लैंड। और बाकी जितने भी ऊपर वाले भाग जैसे कि ये हिमालय रीजन, फिर हिमालय से नीचे की ओर जो नदियां हैं उन्होंने इस भाग का निर्माण किया। जो नॉर्थ ग्रेट प्लेन, उत्तर विशाल मैदान या उत्तरी विशाल मैदान कह दो। फिर इंडिया में ये जो अरावली है, उस अरावली के पश्चिम का ये वाला जो भाग है जिसको अपन क्या मानते हैं, थार डेजर्ट। थार मरुस्थल वाला पार्ट जिसको ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इसका मीनिंग भारत में मुख्यतः हिमालय रीजन, उत्तर विशाल मैदान और थार डेजर्ट, ये सभी किसके ऊपर बने हुए हैं, ये सभी टेथिस सागर के अंदर। इसका मीनिंग इन सब की मदरलैंड या जन्मभूमि या मातृभूमि कौन है, तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि राजस्थान के थार मरुस्थल का निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है, थार डेजर्ट इज फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी, तो स्टेटमेंट सही है। मदरलैंड ऑफ हिमालय इज टेथिस सी, हिमालय की मदरलैंड या जन्मभूमि टेथिस सागर है, तो भी सही है। भारत के उत्तर विशाल मैदान का निर्माण टेथिस सागर में हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मीनिंग इंडिया के ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं जितने भी, यानी गोंडवाना लैंड के ऊपर वाला हिस्सा और इसके ऊपर हिमालय के ऊपर क्या आएगा, अंगारा लैंड। तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच की भूसनती थी जिसमें माउंटेन का निर्माण, इस मैदान का निर्माण, इस डेजर्ट का निर्माण, सब का निर्माण हुआ है। तो ये जो टेथिस सागर है उसको तो उसकी डेफिनेशन तो अपन ने दे दी। अब इंडिया में इसका रिलेशन कहाँ कहाँ से है, हिमालय से, उत्तरी विशाल मैदान से और थार डेजर्ट से। तो इन सब को रेफरेंस देते हुए लिख दो कि ये सभी कहाँ स्थित हैं, ये टेथिस सागर पर स्थित है। तो हिमालय रीजन, नॉर्थ ग्रेट प्लेन एंड थार डेजर्ट आर लोकेटेड या सिचुएटेड ऑन टेथिस सी। हिमालय पर्वतमाला, डायरेक्ट हिमालय लिख दो, ये तो अंडरस्टूड है, पढ़ा भी आपने, माउंटेन है। हिमालय, नॉर्थ ग्रेट प्लेन रीजन, उत्तर विशाल मैदान क्षेत्र या उत्तर विशाल मैदान, हिमालय, उत्तर विशाल मैदान एवं थार मरुस्थल टेथिस सागर पर स्थित है, टेथिस सागर पर स्थित है। यानी ये सभी जियोसिंक लेन है उसी के ऊपर बने हैं। हिमालय, नॉर्थ ग्रेट प्लेन एंड थार डेजर्ट आर फॉर्म्ड या आर फाउंड ऑन टेथिस सी या आर सिचुएटेड और लोकेटेड ऑन टेथिस सी। यानी इनका रेफरेंस अगर टेथिस सागर से दिया जाता है तो इसका मीनिंग स्टेटमेंट ठीक है। अब इंडियन ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन दिया जाता है
जिसमें ऑप्शन में ये तीनों रहते हैं, और एक चौथा ऑप्शन रहता है ये भारत का प्रायद्वीप पठार। और फिर पूछा जाता है कि इनमें से सबसे प्राचीन हिस्सा कौन सा है। तो अपने को पता है कि प्राचीन कौन सा होता है, गोंडवाना लैंड, प्रायद्वीप पठार। या इनमें से कौन सा भाग है जो टेथिस सागर का पार्ट नहीं है, तो इसका मीनिंग प्रायद्वीप पठार यानी गोंडवाना लैंड वाला पार्ट ये। तो इसका मीनिंग यहाँ जो चट्टाने हैं वो भारत में सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स मानी जाती है, सबसे प्राचीन चट्टाने। जैसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा होगा आपने, तो उसके अंदर रॉक्स को करवाया है आपको, चट्टानों को, तो उसमें सबसे प्राचीन चट्टाने इसी के पास है। और इसी के पास इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन भी है, इसी का ही पार्ट है यहाँ पर ये अरावली माउंटेन। तो अभी तक तो अपन सिर्फ ये वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या क्या शब्द थे उन डायग्राम वाले शब्दों को कवर कर रहे थे। कि इस डायग्राम के अंदर एक तो अपना पेंजिया था, तो पेंजिया को कवर किया, उसके बाद में पेंथालासा, और फिर पेंजिया के डिवाइड होने के बाद में बीच वाला जो एरिया बना था टेथिस सी, इसको डिफाइन किया। लेकिन अब राजस्थान का निर्माण या राजस्थान का संबंध कौन से पार्ट से है, तो अपना संबंध गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर। तो अब अपन राजस्थान के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी तक जो लिखा है ये तो आपका ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, ये आपने जो अल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी लिखी हुई है उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं आपकी। तो अब करेंगे अपन राजस्थान के रेफरेंस में। तो नेक्स्ट लाइन में एक हेडिंग लिखिएगा, राजस्थान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान। एक लाइन का गैप छोड़ते हुए लिखो, राजस्थान का निर्माण। तो ये ऊपर वाले जो पार्ट्स थे उसमें राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है, जेटी से। इसमें फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान और उसके आगे डेस करके लिख दो जेटी, शॉर्ट में लिखना है जेटी। अब इस जी और टी में पहले क्या आएगा, जी या टी, तो जी को पहले लेंगे अपन इधर। जी मीन्स क्या है यहाँ, गोंडवाना लैंड। और इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है वो टी, टी का मीनिंग क्या है यहाँ, टेथिस से, टेथिस सागर। अब जैसा ही कल आपको बताया था कि गोंडवाना लैंड वाले जो पार्ट है वो टफ पार्ट है। तो राजस्थान के अंदर 4 भौतिक प्रदेश हैं, उन 4 में से टफ कौन कौन से हैं, कठोर कौन कौन से हैं, अरावली और हाड़ौती। अरावली और हाड़ौती। और राजस्थान के अंदर जो सेडिमेंट या अवसाद के रूप में वो भाग कौन कौन से हैं, मरुस्थल और पूर्वी मैदान। राजस्थान का जो ईस्टर्न प्लेन या पूर्वी मैदान है, इसको राजस्थान में सबसे न्यूली फिजिकल डिवीजन में लिया जाता है, नवीनतम भौतिक भाग में। और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो अपने आप में क्या है, डेजर्ट या मरुस्थल। तो इसका मीनिंग जो सेडिमेंट या अवसाद वाला जो भाग है वो तो है टेथिस सागर वाले पार्ट, जहाँ मिट्टी पाई जाती है मुख्यतः। और जहाँ थोड़े से टफ या कठोर भाग हैं वो हैं गोंडवाना लैंड वाले पार्ट, जैसे अरावली और हाड़ौती। ये डेजर्ट पार्ट और ये है राजस्थान का ईस्टर्न प्लेन। अब इन चारों में मैदानी भाग है, ये सबसे नवीनतम है, क्योंकि मैदानों का निर्माण आज भी नदियों से हो रहा है। क्या राजस्थान में पूर्वी मैदान में नदियां बहती हैं क्या, बनास, चंबल, और ये नाम सुने आपने। तो ये नाम इसलिए सुने हैं क्योंकि वर्तमान में भी ये फ्लो में है। जैसे चंबल नदी अब भी बहती है, उसमें फ्लड या बाढ़ आती है। बनास नदी है वो अब भी बहती है, क्योंकि टोंक में एक बड़ा बांध बना हुआ है उस पर बिसलपुर, जिससे जयपुर को पानी मिलता है ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल के रूप में। तो इन चारों भौतिक प्रदेशों में पूर्वी मैदान तो है न्यूली फिजिकल डिवीजन, नवीनतम भौतिक प्रदेश, और अरावली है ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन, प्राचीनतम भौतिक प्रदेश। तो इसमें से आज तक तो हालांकि इन्होंने यही पूछा कि चारों ऑप्शन में देते हैं, फिर पूछते हैं राजस्थान का ओल्डेस्ट पार्ट बताइए, तो आंसर रहता है अरावली। अब अपन तो ये लेके चलें कि भाई अपने को जो पता है वो एग्जाम में क्वेश्चन में भी आ सकता है कि अरावली इज द ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान।
और इसके बाद सेकेंड ओल्डेस्ट पार्ट किसको माना जाए, तो फिर आंसर रहेगा हाड़ौती। तो इसका मीनिंग अपने को सीक्वेंस में सभी याद होने चाहिए। तो दो तो अपने को पता है कि अरावली ओल्डेस्ट माउंटेन है राजस्थान में, और राजस्थान का ईस्टर्न प्लेन पूर्वी मैदान है वो न्यूली फिजिकल डिवीजन। तो अरावली के साथ अब दूसरा कौन सा आएगा, टफ पार्ट आएगा हाड़ौती, और मैदान के साथ दूसरा सोइल वाला पार्ट डेजर्ट। तो दो याद रखिए, एक तो प्राचीनतम अरावली को और एक पूर्वी मैदान को। अरावली के साथ किसको रखना है, हाड़ौती को, और मैदान के साथ मरुस्थल को। तो पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा फिर, अरावली, अरावली के साथ हाड़ौती, और मैदान के साथ मरुस्थल। तो मरुस्थल और पूर्वी मैदान, यह है प्राचीन से नवीन की ओर, और न्यूली फिजिकल डिवीजन से ओल्डेस्ट की ओर चलें तो पूर्वी मैदान, मरुस्थल, हाड़ौती और अरावली। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इसमें जनरली क्वेश्चन अभी तक एक ही फॉर्मेट का पूछा गया है, सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश, सिर्फ यही पूछा जाता है ज्यादा। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। बाकी आप पूरा सीक्वेंस याद रखें, यानी इस साइड में एरो करके इस पे क्वेश्चन मार्क, यानी इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये चारों के नाम लिख दीजिएगा, दो गोंडवाना लैंड में आ जाएंगे और दो टेथिस सागर में। अब स्टार्टिंग वाले गोंडवाना लैंड वाले इंडिया में, ये दोनों पार्ट किस में काउंट किए जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी में, किस में काउंट किए जाएंगे, प्रायद्वीप पठार, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें काउंट किए जाएंगे। और ये मरुस्थल और पूर्वी मैदान है, इन दोनों को काउंट किया जाएगा भारत के उत्तर विशाल मैदान में। क्योंकि राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वो भी एक नदी का मैदान है। वहां पहले एक नदी बहा करती थी प्राचीन समय में, जिसका नाम क्या था, सरस्वती नदी। वर्तमान में वो एक इनलैंड रिवर बन गई है, अंतः प्रवाही नदी, किस नाम से, घग्गर के नाम से। तो इसका मीनिंग राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है और पूर्वी मैदान है, ये दोनों इंडिया के नदन ग्रेट प्लेन का ही पार्ट है, उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। जबकि ये दोनों भाग हैं अरावली और हाड़ौती, ये इंडियन ज्योग्राफी में किस में काउंट होंगे, प्रायद्वीप पठार में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर। तो अपने लिए तो भौतिक प्रदेश कितने हैं राजस्थान के लिए, चार। इंडियन ज्योग्राफी में कितने में काउंट होंगे, सिर्फ दो में। ये दोनों तो चले जाएंगे किस में, प्रायद्वीप पठार में, और ये दोनों किस में काउंट होंगे, उत्तरी विशाल मैदान में, नदन ग्रेट प्लेन में। तो अगर एग्जामिनर पूछे तो अरावली और हाड़ौती, तो जनरल से अपने को पता भी है कि दोनों टफ पार्ट हैं, तो किसी टफ में ही शामिल होंगे। कि अरावली और हाड़ौती किसका पार्ट है, तो या तो अपना माइंड ये बोलेगा कि हिमालय की ओर चले जाओ, या फिर प्रायद्वीप पठार। तो क्या ये हिमालय में शामिल हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि हिमालय एक न्यूली माउंटेन है, नवीन पर्वतमाला है, जबकि अरावली एक। तो इसका मीनिंग ये दोनों किस में जाएंगे, प्रायद्वीप पठार। फिर दूसरा है कि राजस्थान का मैदानी भाग और मरुस्थल, तो मैदानी भाग और मरुस्थल या तो इंडिया के उत्तर विशाल मैदान का पार्ट हो सकते हैं, या फिर तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। तो क्या हम तट पर हैं क्या राजस्थान, नहीं है, तो हम तटीय मैदान में तो शामिल नहीं होंगे। तो फिर उत्तर विशाल मैदान, एक ही ऑप्शन बचता है। तो इसका मीनिंग टफ वाले में हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हिमालय या प्रायद्वीप पठार, जिसमें हम किस में रहेंगे, प्रायद्वीप पठार। और मैदानी भागों में, यानी जहाँ सेडिमेंट्स हैं, उसमें या तो हम तटरेखा पे रहेंगे, तटीय मैदानों में, कोस्टल प्लेन में, या नदन ग्रेट प्लेन में। तो हम नदन ग्रेट प्लेन में रहेंगे उत्तर विशाल मैदान के अंदर। तो ये दोनों भाग रहेंगे उत्तर विशाल मैदान में, और ये दोनों किस में रहेंगे, प्रायद्वीप पठार। तो स्टार्टिंग में इन दोनों के बारे में अपने को लिखना है, यानी जो दो इस साइड में लिखे हैं इनके बारे में जस्ट नीचे नोट में लिखेगा, पॉइंट फर्स्ट में, कि अरावली एवं हाड़ौती अरावली एवं हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। अरावली एंड हाड़ौती आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। अरावली एवं हाड़ौती भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, भारत के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है।
तो इसमें ये जो शब्द लिखा है प्रायद्वीप पठार, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब क्वेश्चन वहां से भी आ सकता है कि प्रायद्वीप पठार के कौन से हिस्से राजस्थान में है। तो ये आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उस समय भी आ जाता है कि भारत के प्रायद्वीप पठार के अंदर जो माउंटेन्स पड़ते हो उसमें राजस्थान में कौन सी होती है, अरावली। और उन पठारों में से होता है हाड़ौती का पठार। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी में हाड़ौती के पठार की कोई खास चर्चा नहीं होती है, इसमें मेवाड़ का पठार पढ़ते हुए अपन निकल जाते हैं, क्योंकि अपनी रीजनल ज्योग्राफी में इसके डिटेल में बात होती है। जैसे भारत के पठार जब आप पढ़ते हो तो इस साइड में झारखंड की और कुछ पठार आते हैं, जैसे मेन प्लेट्यू तो कौन होता है वहाँ, छोटा नागपुर पठार। लेकिन यहाँ की रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट का पठार अलग अलग है। अगर उत्तर में पढ़ोगे तो ये यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट आता है झारखंड का कोडरमा, तो ये कोडरमा प्लेट्यू होता है। फिर बाद में आता है हजारीबाग, तो ये हजारीबाग प्लेट्यू होता है। फिर दामोदर नदी और फिर उसके नीचे रांची, तो रांची भी उनका डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल है, जैसे अपने राजस्थान की कैपिटल, तो वो अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है जयपुर। तो सेम वैसे ही झारखंड के अंदर रांची, तो रांची प्लेट्यू, तो रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू एंड कोडरमा प्लेट्यू इज नोन एज छोटा नागपुर प्लेट्यू। इन सभी पठारों को मिला के हमने नाम क्या दिया। तो उसी तरीके से अपने राजस्थान के अंदर ये मेवाड़ का पठार, ऊपरमाल का पठार, और फिर हाड़ौती की ओर चले जाओ शाहबाद का पठार, और फिर आप झालावाड़ की ओर चले जाओ डग गंगधार का पठार, फिर बूंदी कोटा झालावाड़ के बीच में अर्धचंद्राकार पहाड़ी या पठारी भाग। इन सब को मिला के अपन नाम क्या देते हैं, आड़ोती का पठार। तो इसमें कुछ एक प्लेट्यू के नाम लेते हुए अपन निकल जाते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते कोई बात नहीं, लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी में आपको प्रॉपर पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे इंडियन ज्योग्राफी में इसको छोटा नागपुर पढ़ा दिया तो ठीक है, हालांकि उसमें भी आजकल क्वेश्चन आने लग गए कि कोडरमा, हजारीबाग, रांची, इनके सीक्वेंस पूछ लेते हैं कई बार। तो अपने को यह पता होना चाहिए कि अरावली और हाड़ौती हैं, इनकी सिमिलरिटी है भारत में इस वाले पीपी पार्ट से, प्रायद्वीप पठार वाले पार्ट से। अब जो बचा हुआ भाग है, बचा हुआ कौन सा आगे वाला, मरुस्थल और पूर्वी मैदान। तो इन दो को तो बता दिया अपन ने कि ये इसमें काउंट है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो जबकि, जबकि कौन कौन सा भाग बचा हुआ है, मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान। While the desert and eastern plain are the part of northern Great Plain। जबकि मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान उत्तर विशाल मैदान का भाग है। जबकि मरुस्थल एवं पूर्वी मैदान उत्तर विशाल मैदान का भाग है। While the desert and eastern plain are the part of northern Great Plain। मीनिंग यह है कि यह चैप्टर सिर्फ इन दो शब्दों पे टिका हुआ है कि राजस्थान का निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर। जी वाले भाग हैं ये पहले बने, क्यों जी पहले आता है तो पहले बने हुए हैं, जैसे कि अरावली और ये पहले वाले दोनों के दोनों भाग किस में काउंट होते हैं, प्रायद्वीप पठार। और टी वाले जो भाग हैं ये दोनों बाद में बने हुए हैं, जिसमें ईस्टर्न प्लेन है, पूर्वी मैदान है, वो नवीनतम है, और डेजर्ट पहले। और ये दोनों के दोनों इस साइड वाले जिसमें मिट्टी पाई जाती है डेजर्ट में भी और ईस्टर्न प्लेन में भी, ये दोनों नदर्न ग्रेट प्लेन में उत्तर विशाल मैदान में काउंट होता है। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान के लिए तो फिजिकल डिवीजन कितने हो गए, ये हो गए 4। जबकि ये इंडियन ज्योग्राफी में कितने में काउंट है, सिर्फ 2 में काउंट है। और ये बने हुए कितने पार्ट से हैं, 2 से, या तो गोंडवाना लैंड से और तैतीस सागर से। अब क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर सिर्फ इतना ही था, अपने को रेफरेंस देना था कि राजस्थान कैसे बना। राजस्थान बनने का मीनिंग है कि उसके फिजिकल पार्ट्स किससे बने हैं, तो उसके फिजिकल पार्ट्स बने हैं गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड वाले इंडिया में कहाँ काउंट होते हैं, प्रायद्वीप पठार में। और तैतीस सागर वाले इंडियन ज्योग्राफी में कहाँ पे काउंट होंगे, इसके अंदर। तो अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं चैप्टर में वो सुनिएगा, लिखना नहीं है, उनको सुनना है सिर्फ। जैसे ऑप्शन दिया गया आपको, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर और बी एंड सी।
क्वेश्चन सुनो, ये अपने को वो व्यक्ति थोड़ा ना बनना है, पहले ओएमआर सीट भरेंगे अपन और उसके बाद में ये देखेंगे क्वेश्चन क्या है। आंसर चारों में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन है कि राजस्थान का निर्माण किस स्थलीय भाग से हुआ है, किस टेरेस्ट्रियल पार्ट से हुआ है। तो स्थलीय भाग दो ही थे, जो पेंजिया से डिवाइड हुए थे वो दो ही भाग थे, एक तो अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो हम कौन सी लैंड पे हैं बताओ। तो राजस्थान का निर्माण किस स्थलीय भाग या किस टेरेस्ट्रियल पार्ट पे हुआ है, तो आंसर क्या रहेगा, गोंडवाना लैंड, लैंड पार्ट के अकॉर्डिंग ये आंसर है। क्वेश्चन दूसरा है, राजस्थान का निर्माण किस जलीय या भूसनती वाले पार्ट में हुआ है। तो इसका मीनिंग अपने को जैसी कंडीशन दी जा रही है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए। तो जियो सिंक लैंड के अकॉर्डिंग तो इसमें भूसनती केवल ये शब्द ही एक ही यूज हो रहा है ये। तो राजस्थान का निर्माण किस भूसनती पर हुआ है, टेथिस सागर पर। अब एक क्वेश्चन जिसमें ये कंडीशन नहीं दी जाए आपको, ना तो स्थलीय ना जलीय भाग, सिंपल पूछा गया है कि राजस्थान का निर्माण या फॉर्मेशन किससे हुआ है। तो अपने को पता है जीटी से हुआ है, गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर, यानी डी आंसर, बी और सी। और एक क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन से पार्ट हैं जिससे राजस्थान नहीं बना हुआ, तो आंसर क्या रहेगा, अंगारा लैंड। इसका मीनिंग है एग्जामिनर क्वेश्चन है उसकी स्किल पे डिपेंड करेगा कि अपना आंसर किस ओर जाएगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है कि राजस्थान किस स्थलीय भाग यानी किस लैंड पार्ट से है। तो दो ही लैंड पार्ट थे, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड। तो हम कौन से लैंड पे थे, गोंडवाना लैंड पे थे। और राजस्थान का निर्माण किस जियो सिंक लैंड में हुआ है, किस भूसनती में। तो भूसनती के अकॉर्डिंग हमारा हिस्सा बना हुआ है टेथिस सागर पर। और एक सिंपल पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, जैसे हेडिंग लिखा था ना राजस्थान का निर्माण है और उसके आगे एक शब्द लिखा था जेटी। तो इसका मीनिंग राजस्थान का निर्माण गोंडवाना लैंड से भी हुआ है और टेथिस सागर से भी हुआ है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल डिविजन्स लिखे हुए हैं। जैसे एक तो लिखा हुआ है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय माउंटेन। दूसरा है उत्तर विशाल मैदान। नेक्स्ट है पृथ्वी पठार। फिर नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन या तटीय मैदान। आंसर फॉर्मेट ये है, वो क्वेश्चन का ही पार्ट है ये वाला, और क्वेश्चन की लैंग्वेज ऊपर है कि अरावली एवं हाड़ौती भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों में शामिल है, यानी ये फिजिकल डिविजन्स है। इसमें अरावली और हाड़ौती को आप किस किस में शामिल करोगे। तो सबसे पहले तो ये देखो किस नेचर के हैं, ये टफ पार्ट है या मुलायम या सॉफ्ट है। टफ है तो ये या तो हिमालय में जा सकते हैं या प्रायद्वीप पठार। ये उत्तर विशाल मैदान और तटीय मैदान के हिस्से तो हो ही नहीं सकते। तो पहले तो इन दोनों को क्रॉस करो कि इसमें तो नहीं आएंगे। फिर हिमालय अपने यहाँ किस प्रकार की पर्वतमाला है, न्यूली माउंटेन, नवीन पर्वतमाला। जबकि अरावली क्या है, प्राचीन। तो इसका मीनिंग दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, ये प्राचीन है ये नवीन है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है फिर प्रायद्वीप पठार। और ये दोनों अरावली और हाड़ौती ये सेम ही पार्ट पे हैं, तो इसका मीनिंग ये इसके अंदर रहेंगे। तो यहाँ पे अपने को आंसर टिक नहीं करना है, यहाँ सिर्फ अंडरलाइन किया करो। आंसर फॉर्मेट ये है। इसमें आंसर में कहा है तो नंबर थर्ड वाला है वो बी ऑप्शन में है, तो आंसर ये बी है। तो पिछली बार 2021 वाले पेपर में क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार के थे। ऑप्शन ए वाला है वो आंसर फॉर्मेट में डी में लिखा हुआ था कि ओनली ए, और आंसर वही था ए। तो अपन अगर क्वेश्चन में ही राइट टिक कर देंगे तो नीचे आंसर में अगर आंसर नहीं दिया तो इसका मीनिंग गोला ओमार सीट में कौन सा भरा जा रहा है, सी वाला या थर्ड वाला। जबकि आंसर कौन सा है,
भाई, तो इस तरीके के क्वेश्चन से बच के रहिए। फिर दूसरा है, इनमें से एक पार्ट को हटा दिया, जैसे एक की नेचर चेंज करके दूसरा अपन ने सेडिमेंट वाला ले लिया, डेजर्ट। अब बताइए कि राजस्थान के अरावली और मरुस्थल हैं, वो कौन से इंडिया के कौन से भौतिक प्रदेशों में शामिल हैं? तो इंडिया के कौन से फिजिकल डिविजन्स में काउंट है? तो अरावली तो उसी में है, प्रायद्वीप पठार में। मरुस्थल किस में है? उत्तर विशाल मैदान वाले पार्ट में काउंट होगा डेजर्ट, ये इसमें काउंट होगा। तो इसका मीनिंग 2 और 3 वाला ये आंसर रहेगा। फिर अरावली को भी हटा दिया जाए और यहाँ लिख दिया जाए पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान और मरुस्थल दोनों, तो उसमें आएगा उत्तर विशाल मैदान, यानी ये 2 वाला आंसर होना चाहिए। तो ओनली 2, यानी जो यहाँ सी में लिखा हुआ है। और फिर क्वेश्चन लिखा रहे यहाँ पर कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश इंडिया के कौन से भौतिक प्रदेशों में शामिल नहीं होते, यानी किस किस के पार्ट नहीं है। तो अपने को तो ये याद है किस किस के पार्ट हैं। तो हम पार्ट हैं, एक तो उत्तर विशाल मैदान के, एक प्रायद्वीप पठार, और बाकी किसी के भी नहीं है। तो इसका मीनिंग ना तो अपन हिमालय में है और ना तटीय मैदान में। तो इसका मीनिंग फर्स्ट एंड फोर्थ में अपन स्थित नहीं है। और यही पूछा था राजस्थान किस में शामिल नहीं है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये वाला आंसर। तो इसका मीनिंग क्वेश्चन वही वापस, इसमें भी क्वेश्चन की लैंग्वेज तय कर रही है आंसर क्या होगा। तो अपने को ये याद रखना है कि राजस्थान के जो 4 फिजिकल डिवीजन है उसमें से 2 किस में रहेंगे? गोंडवाना लैंड वाले प्रायद्वीप पठार में, और आगे टेथीस सागर वाले दोनों किस में रहेंगे? उत्तर विशाल मैदान के अंदर। तो इस चैप्टर में सिर्फ इस शब्द का मीनिंग यही है कि राजस्थान की उत्पत्ति का मीनिंग आपको यह ध्यान रहे, गोंडवाना लैंड और टेथीस सागर। और जो जीप पहले आ रहा है इस वाले भाग प्राचीन होंगे, जैसे अरावली और हाड़ौती। टी बाद में आ रहा है तो इस वाले भाग न्यूली फिजिकल डिवीजन होंगे, जैसे डेजर्ट और ईस्टर्न प्लेन। ये दोनों इंडियन ज्योग्राफी में काउंट होंगे उत्तर विशाल मैदान में, और ये दोनों काउंट होंगे भारत के प्रायद्वीप पठार। तो फर्स्ट चैप्टर सिर्फ इतना ही है, ये सब समझ में आना चाहिए जेटी। ये टॉपिक कंप्लीट। सेकंड हेडिंग डालिए, चैप्टर नंबर 2। टॉपिक सेकंड कौन सा था? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। तो इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं, एक तो राजस्थान की लोकेशन को लेकर, लोकेशन या स्थिति को लेकर, जिसमें अपन 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यानी अक्षांश, और दूसरा पार्ट कौन सा है? देशांतर, इस वाले पार्ट को। जबकि दूसरा पोर्शन है लोकेशन के बाद, यानी लोकेशन में अक्षांश और देशांतर, इन 2 पॉइंट्स को कवर करना है। विस्तार का मीनिंग क्या लिया जाता है? तो विस्तार का मीनिंग लिया जाता है किसी भी स्थान का एरिया। जैसे ये कहा जा रहा है कि अपना जो घर है उसका विस्तार 500 वर्ग किलोमीटर, 500 वर्ग मीटर एरिया में है, या 100 वर्ग गज एरिया में है, 200 वर्ग गज। इसका मीनिंग एरिया का पता लग रहा है कितने एरिया में। तो वैसे राजस्थान ने वो कितने एरिया में एक्सटेंट है। तो इसमें एक तो मीनिंग लिया जाता है विस्तार का एरिया से, यानी क्षेत्रफल से। और जिसके पास क्षेत्रफल या एरिया होता है उसके पास उसकी एक निश्चित शेप या आकृति होती है। तो राजस्थान की अपनी आकृति है, और राजस्थान के कुछ जिलों की भी अपनी आकृति है। अब जिलों की आकृतियां हालांकि कुछ जगह है वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को ठीक मान लेना है। जैसे कि जोधपुर की आकृति है, उसको किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है पहले, और वो हिस्ट्री ज्योग्राफी में आते आते गड़बड़ हो गई उसकी। पढ़ा है कि जोधपुर का फोर्ट या किला है वो
मेहरानगढ़ वो मयूरध्वजगढ़ यानी पीकॉक शेप में। और फिर ज्योग्राफी में आके लिख दिया कि जोधपुर मयूराकृति का है। तो जोधपुर मयूराकृति का नहीं है। तो जोधपुर मैप को मैंने राजस्थान के मैप को खूब घुमा घुमा के देख लिया, लेकिन जोधपुर आज तक मोर नहीं बना है। तो इसका मीनिंग है जोधपुर मोर की आकृति में है ही नहीं। लेकिन फिर भी ज्योग्राफी की बुक्स में उसको क्या लिखा है, मयूर आकृति। तो वो स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। जैसे जालोर वालों ने उन्होंने लिख रखा है कि जालोर डिस्ट्रिक्ट है ये मछली की आकृति का, व्हेल मछली जैसा। तो वो भी मेरे को नहीं लगा कि आज तक। भाई बस वाला जिला तो मान लेते फिर भी कि बस वाला जिला है। कोई जालोर वाला है तो बुरा मत मानना, बहुत बुरा मानना उसको। तो एरिया या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद में आकृति, और आकृति के चारों ओर क्या पाई जाती है। जैसे एक क्लासरूम है उसका भी अपना एक आकार है। आकार के चारों ओर ये जो बाउंड्री है, ये जो दीवारें हैं वो इसकी बाउंड्री या सीमा है। तो आकृति के चारों ओर का जो पार्ट होता है वो बाउंड्री होता है। तो राजस्थान के भी चारों ओर का भाग है वो बाउंड्री है, जो कि दो तरीके से, एक तो इंटरनेशनल बाउंड्री और एक इंटर स्टेट बाउंड्री। ये शब्द जो होता है इंटर, इंटर का मीनिंग होता है अंतर। अंतर दो राष्ट्रों के बीच में तो इंटरनेशनल, यानी इसका आगे नेशनल, और राज्यों के बीच में तो इंटर स्टेट। इंटर का मीनिंग होता है दो के बीच अंतर। तो राष्ट्रों के बीच में है तो इंटर नेशनल बाउंड्री, और स्टेट्स के बीच में तो इंटर स्टेट बाउंड्री, यानी अंतर राज्य सीमा और अंतर राष्ट्रीय सीमा। जो नामों से ही पता लग रहा है कि अंतर राष्ट्रों में और अंतर राज्यों में। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर टोटल ये 5 पॉइंट है। मेजर पॉइंट तो ये दो ही है, लोकेशन और विस्तार। इस स्थिति में सिर्फ दो ही पार्ट आएंगे, एक तो अक्षांश और देशांतर, और विस्तार में ये 3 पॉइंट रहेंगे। तो इसका मीनिंग एग्जामिनर के पास क्वेश्चन निकालने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम 5 पॉइंट है। या तो अक्षांशों से निकालेगा, या देशांतर, या राजस्थान के एरिया को लेकर, या जिलों की आकृतियों को लेकर, या राजस्थान की आकृति को लेकर, या फिर उसके बाउंड्रीज या सीमाओं को लेकर। तो इस चैप्टर का एक फॉर्मेट बना के फिर हेडिंग में ये लिखेगा, फर्स्ट लोकेशन ऑफ राजस्थान। इन चैप्टर में क्या क्या आ सकता है वो पहले ही कवर कर लो कि इसमें ये कवर करना है। फिर हेडिंग में ये रहेगा लोकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थिति। आपके बैच में प्रीलिम्स और मेंस वालों को अलग किया है क्या? कंबाइंड है बैच? कौन कौन सा? सी, C3 और, मतलब दो बैच है? कम कैसे हो गए? ऑनलाइन C3 में कम जने हैं? कारण ऑनलाइन हो गया उस इसलिए प्रीलिम्स। अच्छा, मतलब घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। पढ़ने के तरीके भी सबके अलग है। संयुक्त रूप से पढ़ना, दो जने मिलके पढ़ना, अकेले पढ़ना, है ना। ये लिख लिया सभी ने? फर्स्ट हेडिंग में लिखो। फर्स्ट है लोकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की स्थिति।
राजस्थान की स्थिति को एक तो लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग अगर देखें, अक्षांश और देशांतरों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो अक्षांश में एक बेस लाइन होती है जो होती है 0 डिग्री, इक्वेटर लाइन कहा जाता है, भूमध्य रेखा। देशांतरों में भी ऐसे ही होती है एक 0 डिग्री, जिसको नाम दिया जाता है जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मेन टाइम लाइन। अक्षांशों में जो प्रधान लाइन होती है यानी जो 0 डिग्री, इधर भी 0 डिग्री प्रधान होती है, लेकिन वो खड़ी लाइन होती है 0 डिग्री। ये नाम दोनों का अलग अलग है, ये ग्रीनविच लाइन के रूप में है और ये इक्वेटर लाइन के रूप में, भूमध्य रेखा के रूप में। अब ये जो है ये पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नदन एंड सदन। तो इसका मीनिंग अक्षांश हमेशा इन्हीं दो डायरेक्शन पे डिपेंड होता है। अक्षांश की दिशाएं सिर्फ ये दो ही होती है, नॉर्थ या साउथ। जबकि जो खड़ी लाइन है वो कौन से डायरेक्शन को डिवाइड कर रही है, ईस्ट एंड वेस्ट को। तो देशांतर की दिशाएं यही होती हैं, या तो ईस्ट होती है या फिर वेस्ट डायरेक्शन होती है। यानी देशांतरों में दो ही यूनिट यूज कर सकते हो आप, या तो पूर्व लगा सकते हो देशांतर के आगे, या फिर पश्चिम। देशांतर में कभी भी नदन या सदन यूज नहीं हो सकता। जैसे लेटीट्यूड लाइन है वो किसको डिफाइन करती है, नदन एंड सदन। तो जब भी अक्षांश को डिफाइन करोगे तो नॉर्थ या साउथ ही लगेगा, एक 0 डिग्री को छोड़ के, क्योंकि 0 में कभी कोई वैल्यू नहीं लगती। जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा है तो ना तो आप सदन लगा सकते हो ना नदन लगा सकते हो। 0 में कभी कोई वैल्यू नहीं लगती। जैसे देशांतरों में 0 में और 0 के अपोजिट कौन सा होता है, 180 डिग्री। इनमें कभी डायरेक्शन यूज नहीं होती देशांतरों में। बाकी सब में होगी, 179 तक डायरेक्शन आएगी, 1 से लेके 179 वेस्ट वाले में, उनमें डायरेक्शन आएगी। लेकिन 0 और 180 में कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ना ईस्ट होता है ना वेस्ट होता है। तो इस 0 डिग्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये आपको लगभग पता है कि भारत की स्थिति 0 डिग्री के नदन में है। तो भारत अगर नदन में है तो राजस्थान राजस्थान भी नदन में होगा, क्योंकि राजस्थान भारत में ही है। तो अपनी स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से 0 डिग्री के उत्तर में। तो अपन कहेंगे अपन कौन से गोलार्ध में है, नदन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। जयपुर वाले भूकंप से गिरा नहीं है, गिरा के छोड़ेंगे। 0 डिग्री के ईस्ट में इंडिया की जितनी भी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सारे 0 डिग्री के ईस्ट में हैं। तो इसका मीनिंग इंडिया के अंदर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हैं, तो राजस्थान में भी ईस्टर्न ही आएंगे। अपन भी पश्चिम में नहीं होंगे, अपन भी सभी देशांतरों में पूर्व में रहेंगे। तो इसका मीनिंग है देशांतरों के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति कौन सी है, पूर्वी गोलार्ध में। तो देशांतरों के गोलार्ध दो ही होते हैं, या तो पूर्व होता है या फिर पश्चिम होता है। तो इसमें यूज होगा अपने ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध, और इसमें यूज होगा उत्तरी गोलार्ध। तो इसका मीनिंग पृथ्वी के ऊपर टोटल गोलार्ध कितने हैं, 4 होते हैं। 2 अक्षांशों के होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और 2 देशांतरों के होते हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब एग्जामिनर आपको यहाँ डायरेक्शन 4 इस तरीके से देता है, एक में नॉर्थ, एक में साउथ, एक में ईस्टर्न और एक में वेस्टर्न, यानी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। कि राजस्थान अक्षांश के आधार पे कौन से गोलार्ध में है। तो अक्षांश से मीनिंग है 0 डिग्री बेस है आपकी, तो उसमें आप नदन में काउंट होते हो या सदन में। तो इसका मीनिंग है क्वेश्चन के अंदर अगर अक्षांश लिख दिया है तो आंसर या तो नॉर्थ या साउथ, इन दो में से आ सकता है। ईस्ट और वेस्ट आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षांश की वैल्यू सिर्फ नॉर्थ या साउथ ही होती है। और इसमें भी अपने को पता है कि अपन 0 डिग्री के नीचे नहीं है, तो इसका मीनिंग अपन सदन में नहीं है, तो आंसर क्या बचा फिर, नदन। एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन दिया कि लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग, देशांतर के अकॉर्डिंग अपनी स्थिति क्या है। तो देशांतर यानी जो खड़ी लाइन है वो जो किसको डिवाइड कर सकती है, या तो ईस्ट को या वेस्ट को। तो इसका मीनिंग देशांतर में कभी भी नॉर्थ और साउथ उत्तर हो ही नहीं सकता। तो ईस्ट और वेस्ट में से डिसाइड करना है, तो अपना जितना भी पार्ट है वो 0 डिग्री के ईस्ट में है, तो उसमें ये आंसर नहीं हो के फिर आंसर ये आता है। और दोनों के अकॉर्डिंग मिला के पूछ लिया कि राजस्थान अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग, तो अक्षांशों के अकॉर्डिंग उत्तरी और देशांतरों के अकॉर्डिंग पूर्वी, तो आंसर रहेगा नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी और पूर्वी।
तो पहले तो डायग्राम फॉर्मेट में तो ये दोनों अलग अलग लिख दो कि ये उत्तरी और ये दक्षिण पूर्वी है, और फिर नीचे एक लाइन अपन दोनों मिला के यूज करेंगे कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार उत्तरी एवं पूर्वी। तो नदन तो किसके अकॉर्डिंग, अक्षांश के अकॉर्डिंग, और पूर्वी किसके अकॉर्डिंग, देशांतर के अकॉर्डिंग। तो ऊपर हेडिंग लिखो राजस्थान की स्थिति या लोकेशन ऑफ राजस्थान, जिसमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, एक तो अक्षांश और दूसरी तरफ देशांतर। राजस्थान की स्थिति जिसमें अक्षांश के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर है, यानी ये जो इंडिकेट किया है ये राजस्थान, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध। और यहाँ अपने इंडिकेट ये किया कि राजस्थान में अक्षांश में दो यूनिट हो सकते हैं, या तो नॉर्थ या साउथ, जिसमें यहाँ डिसाइड किया है कि उत्तरी गोलार्ध में नदन हेमिस्फीयर में। और यहाँ इंडिकेट किया है कि देशांतर में सिर्फ दो ही डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो ईस्ट हो सकती है या फिर वेस्ट, या तो पूर्व या पश्चिम। तो उसमें अपन पूर्व की तरफ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध। तो सेम जो राजस्थान की है एज इट इज स्थिति अपने इंडिया की भी है। इंडिया भी अपना अक्षांशों में 0 डिग्री के ऊपर है और देशांतरों में 0 डिग्री के ईस्ट में। तो डायग्राम बनाने के बाद में नीचे एक लाइन लिखेगा, राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार, लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतरों के अनुसार लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आगे डेस करके लिख दो नॉर्थ ईस्ट या नदर्न ईस्टर्न, उत्तरी पूर्वी। राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार, अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार उत्तरी पूर्वी। तो अभी आपने लिखा है कि राजस्थान की स्थिति अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार, तो अक्षांश के अकॉर्डिंग तो कौन सी है, उत्तरी, और देशांतर के अकॉर्डिंग कौन सी है, पूर्वी। जो ऊपर अपने डायग्राम फॉर्मेट में दिख रहा है कि अक्षांशों में तो अपन उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरों में हम किस में काउंट होंगे, पूर्वी के अंदर। अब इसमें स्थिति अक्षांश और देशांतर नहीं होके इंडिया को बेस बना लिया जाए कि भारत के अकॉर्डिंग स्थिति बताइए, तो भारत के अकॉर्डिंग अपनी जो स्थिति आती है वो लगभग मैप में देखने पे अपन कहाँ पे दिखाई देंगे, इंडिया के लगभग अपन दिखाई देंगे नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट में, इसमें दिखाई देंगे अपन। तो जैसे अभी स्टेटमेंट लिखा था कि अक्षांश और देशांतर के अनुसार, तो अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग तो अपनी स्थिति रही नॉर्थ, और इसके अकॉर्डिंग ईस्ट, नदर्न ईस्टर्न। और राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार, यानी बेस ये है, इंडिया को बेस माना गया, तो आंसर रहेगा नदर्न वेस्टर्न, भारत के उत्तर पश्चिम में हमारी स्थिति। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो अगला स्टेटमेंट, राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार, भारत के अनुसार उत्तर पश्चिम, लोकेशन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू इंडिया या अकॉर्डिंग टू कंट्री,
राजस्थान की स्थिति भारत या देश के अनुसार, राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार, और आगे देश करके लिख दीजिएगा नदन वेस्टर्न, उत्तरी पश्चिमी। उत्तरी पश्चिमी तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट स्टेट में आते हैं अपन, उत्तरी पश्चिमी राज्यों में आते हैं। अब इसमें पहला पार्ट अपन ये स्टार्ट करेंगे राजस्थान के अक्षांश स्थिति। तो इसमें लगभग एक आइडिया तो अपने को लग गया कि जिन लेटीट्यूड्स को अपन कवर करेंगे उसमें डायरेक्शन क्या क्या यूज होगी, उत्तरी अक्षांश, नदन लेटीट्यूड होना चाहिए। फिर देशांतर को जब हम कवर करेंगे तो उन देशांतरों में डायरेक्शन क्या यूज होगी, पूर्व, क्योंकि देशांतरों में दो ही डायरेक्शन यूज हो सकते हैं, या तो पश्चिम या पूर्व। तो ये तो हम डिसाइड कर चुके हैं कि अक्षांशों में क्या यूज होंगे, नदन, और देशांतरों में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर। लेकिन वो वैल्यूज कौन सी हैं, तो कुछ मैथमेटिक्स वैल्यू हैं जिनके बीच में अपन स्थित हैं अक्षांशों के, वो अपने को रटने पड़ेंगे। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी में भी आपने रटे हैं वो डेटा या फैक्ट है वो, तो कि 0 डिग्री में ऊपर चलने पर भारत की स्थिति कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और भारत के उत्तर तक जाते हुए 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोनों तरफ उत्तर क्यों लगाया, क्योंकि ये काउंटिंग जीरो से हो रही है, कंटिन्यूस जीरो से नदन की ओर हो रही है। तो ये सारे ऊपर वाले जितने भी काउंट होंगे नदन के नाम से ही होंगे। इसका मीनिंग है यहाँ किसी स्थान को टारगेट नहीं किया जाता डायरेक्शन के लिए। बेस कौन होता है हमेशा, 0 डिग्री। अब ऐसा नहीं है कि भारत के दक्षिण में है तो इसको दक्षिणी अक्षांश लिख पाओगे आप। जैसे राजस्थान के दक्षिण में है तो क्या उसको दक्षिणी अक्षांश लिख पाओगे, नहीं। सदन और नदन होना किस के बेस क्या है, 0 डिग्री के। 0 डिग्री के आप सदन में हो तो सदन लेटीट्यूड आएगा, और आप इसके नदन में हो तो नदन लेटीट्यूड ही आएंगे, फिर उत्तरी अक्षांश ही आएंगे सब। तो बेस 0 डिग्री है, ना कि कोई लोकेशन। स्थान के अकॉर्डिंग यूज नहीं होगा कि स्थान का दक्षिण है तो दक्षिण अक्षांश लिख दो, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे इस साइड में राजस्थान है तो राजस्थान का ये कौन सा भाग है, पश्चिम। तो यहाँ पे जो देशांतर होगा वो ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देशांतर है, वो पूर्वी देशांतर है। क्यों, बेस कौन है, 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री डिसाइड करेगा, वो लोकेशन या जोग्राफिकल एरिया डिसाइड नहीं करेगा कि आप यहाँ ईस्ट यूज करोगे या वेस्ट यूज करोगे। तो इस 0 डिग्री से टारगेट होगा, ना कि राजस्थान से। लाइन नंबर सेकंड, सेकंड कैंडिडेट, नींद आ रही है। ये क्या मैं नींद वाली टाइम पीरियड में आता हूँ क्या, ये 4 बजे तक तो उठ जाती है। नींद का टाइम होता है दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच में। कल से इंडिकेट करना स्टार्ट करूंगा, आज तो नहीं करूंगा। भाई करते क्या हो ये बताओ रात्रि के टाइम, या तो मल्टीमीडिया में ज्यादा संलग्न हो। पढ़ाई वाले तो पढ़ाई तो अपने को पता है किस टाइम करनी है, किस टाइम उठना है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट राजस्थान की अक्षांश स्थिति, यानी अक्षांश को अगर हम कवर कर रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, राजस्थान। तो इसमें लिखिएगा लेटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ राजस्थान। लेटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अक्षांश स्थिति। तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति में एक तो अपने को लेटिट्यूड्स या अक्षांशों को देखना है, फिर उन अक्षांशों की शुरुआत किस स्थान से है और वो स्थान किस जिले में है, फिर उनके बीच के डिस्टेंस या दूरी कितनी है। लैटिट्यूड, प्लेस या स्थान कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट या जिला, और डिस्टेंस या दूरी। अब इनका मीनिंग क्या है,
इनका मीनिंग यह है कि राजस्थान की जो लोकेशन या स्थिति है, फॉर एग्जाम्पल कि एक काइट शेप में या पतंगाकार आकृति में ये अपना राजस्थान। अब राजस्थान का लगभग इतना आइडिया तो आपको है कि राजस्थान है वो 0 डिग्री के नदन में है। 0 डिग्री यानी जो अपनी बेस लाइन है अक्षांशों के अंदर, उसके अंदर अपनी जितनी भी वैल्यूज आएंगे उन वैल्यूज में क्या नोट होगा, नॉर्थ नोट होगा, नदन लेटीट्यूड होगा। तो अपन 0 डिग्री के नॉर्थ में इसलिए ऐसा होगा। अब नॉर्थ में यहाँ से चलना स्टार्ट करें अपन 0 डिग्री से 1 2 3 4 कंटिन्यूस, तो राजस्थान तक आते आते कितने लेटीट्यूड्स आ जाएंगे, 23 डिग्री और 3 मिनट इतने कंप्लीट हो जाएंगे नदन लेटीट्यूड। तब जाके राजस्थान स्टार्ट होगा, राजस्थान का बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होगा। वहाँ पे एक विलेज आता है बोरकुंडा, बोरकुंड विलेज बोलते हैं जिसको। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी विलेज है। जैसा कि इंडिया का जो मेन लैंड पार्ट है उसके ऊपर एक स्थान आता है कन्याकुमारी। तो जैसे कि भारत की मुख्य भूमि पे कन्याकुमारी है या उससे भी नीचे एक पॉइंट आता है इंदिरा पॉइंट। तो इंडिया के लिए जैसा इंदिरा पॉइंट है, राजस्थान के लिए वैसा बांसवाड़ा और बोरकुंड है। और वैसे कंटिन्यूस हम ऊपर की ओर चलें 24 25 26 27 28 29 30, तो जैसे ही आप 30 डिग्री और 12 मिनट नदन लेटीट्यूड पे पहुंच जाओगे तो राजस्थान यहाँ पे समाप्त है। यानी इस वैल्यू के बाद राजस्थान स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका मीनिंग राजस्थान कहाँ से 23 3 से स्टार्ट होकर और 30 12 तक राजस्थान है। और ये लोकेशन राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, श्री गंगानगर। और यहाँ श्री गंगानगर का एक विलेज आता है कोणा विलेज। तो एक कोणा से लेके बोरकुंड तक और यहाँ तक राजस्थान के बीच की जो डिस्टेंस है 826 किलोमीटर, ये राजस्थान की अक्षांशीय दूरी है। इसका मीनिंग है डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच, इन लेटीट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस है। तो इसको आप इस लाइन को खड़ा देख के ये मत कह देना सर ये तो देशांतरीय दूरी हुई ना, ये डिस्टेंस बता रहे हैं। डिस्टेंस किसके बीच की, लेटीट्यूड लाइंस के अक्षांशों के बीच की, यानी ये यहाँ से और सिर्फ यहाँ तक की दूरी है 826 किलोमीटर। जैसे इंडिया में आपने पढ़ी थी ना 3214 किलोमीटर, तो उसकी जगह राजस्थान में कितनी आती है 826 किलोमीटर। और इन्हीं चीज़ों को अपन यहाँ इनपुट करें कि राजस्थान में अक्षांश कौन से, तो अपन बताते हैं कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोनों जगह उत्तरी क्यों लिखा गया समझ में आ गया, क्योंकि हम 0 डिग्री के नॉर्थ वाली काउंटिंग ले रहे हैं। और नॉर्थ वाली काउंटिंग लोगे तो इसका मीनिंग है इधर से बढ़ रहे हैं तो ये वैल्यू छोटी रहेगी 23, और 30 आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर वाली वैल्यू वो 30 पर आएगी। तो कईयों की गड़बड़ ये रहता है कि भाई 23 और 30 किधर आएगा, तो नीचे से काउंटिंग है तो पहले 23 आएगा और उसके बाद में 30 आएगा। पहले राउंड फिगर याद करो, पहले 23 से लेके और 30 तक राजस्थान है, 23 3 से लेके और 30 12 तक। अब ये वाला स्थान है, ये बांसवाड़ा में आता है बोरकुंड। जिला कौन सा लग रहा है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजस्थान के कौन से भाग में है, दक्षिण में। आपको बताया था कि अक्षांश में दक्षिण और उत्तरीय दो ही आते हैं सिर्फ। अब ये 30 डिग्री 12 मिनट ये कौन से विलेज में है, कोणा गांव। कोणा विलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर राजस्थान के कौन से भाग में, उत्तर में। तो इसमें भी आ गया ना लास्ट में दक्षिण और उत्तर। तो अक्षांशों में केवल ये दो ही यूज होते हैं, या तो उत्तर या दक्षिण। ये इन दो लोकेशन को ही बताता है अक्षांश हमेशा उत्तर दक्षिण। इसका मीनिंग अगर अगर ये कोई लोकेशन है तो इस लोकेशन में नॉर्थ और साउथ क्या है, ये वाले पॉइंट, तो इनको लेटीट्यूड बताएगा हमेशा। और इसके ईस्ट और वेस्ट वाले पॉइंट को हमेशा कौन बताएगा, लॉन्गिट्यूड। इसको लॉन्गिट्यूड क्यों नहीं बता सकता नॉर्थ और साउथ को, क्योंकि लॉन्गिट्यूड नॉर्थ और साउथ में एक ही रहेगा, तो वो स्थिति को इंडिकेट ही नहीं कर पाएगा। जिस पॉइंट पे नॉर्थ है उसी पे साउथ है। तो इसका मीनिंग इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और वो किस पे पॉसिबल है, वो लेटीट्यूड पे ही पॉसिबल है। अब ये ईस्ट और वेस्ट है, इनको लेटीट्यूड क्यों नहीं बता सकता,
अक्षांश क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि जो अक्षांश पश्चिम में है वो का वही पूर्व में होगा, तो वो स्थिति बता ही नहीं पाएगा, दोनों सेम ही है। तो इसका मीनिंग इसके लिए दोनों वैल्यू अलग होनी चाहिए, तो दोनों वैल्यू इसी कंडीशन में अलग हो सकती है कि ये एक अलग वैल्यू है लॉन्गिट्यूड और ये एक अलग वैल्यू है। तो इसका मीनिंग ईस्ट और वेस्ट को हमेशा कौन डिफाइन करता है? खड़ी लाइन है, लॉन्गिट्यूड्स। और उत्तर और दक्षिण को कौन डिफाइन करेगा? तो लेटी हुई लाइन है, लेटीट्यूड्स। तो इस साइड वाले जितने भी पॉइंट है राजस्थान के सदर्न पॉइंट है। राजस्थान का दक्षिणी जिला सदर्न डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा, सदर्न पॉइंट या विलेज बोरकुंड। राजस्थान का सदर्न अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट। राजस्थान का उत्तरी जिला गंगानगर, उत्तरी गांव या स्थान कोणा गांव। राजस्थान का उत्तरी अक्षांश कौन सा है? 30 डिग्री 12 मिनट। और इन उत्तर वाले स्थान और इन दक्षिण वाले स्थानों के बीच में डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ लिखेंगे 826 किलोमीटर। अब एग्जामिनर का क्वेश्चन ये रहे कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण की दूरी बताओ। उत्तर दक्षिण का मीनिंग क्या होता है? अक्षांश। कि राजस्थान के अक्षांश से दूरी बताइए कितनी है, लेटीट्यूड डिस्टेंस कितनी है? तो ये डिस्टेंस है 826 किलोमीटर। अक्षांश से स्थिति नहीं पूछी, अक्षांश नहीं पूछे, डिस्टेंस पूछी। तो अक्षांश से दूरी कितनी है? उत्तर दक्षिण की दूरी कितनी है? 826। राजस्थान में गंगानगर बांसवाड़ा के बीच की डिस्टेंस 826। राजस्थान में कोणा बोरकुंडा की डिस्टेंस 826। 23 3 और 30 12 के बीच के डिस्टेंस 826। मीनिंग है इन पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी? 826। तो इसमें ये लिख लीजिए इस फॉर्मेट में, और ये डायग्राम आगे या थोड़ा नीचे बना दीजिए। श्री गंगानगर में SRI वाला ही लिखना है, SHRI वाला मत लिखना। वो श्रीमान में या किसी लाइव में लिखा जाता है, कोई जिंदा चीज होती है उसमें लिखा जाता है। किसी व्यक्ति को संबोधित करना, वो SHRI। स्थान या जो नॉन लाइव होता है उसमें SRI होता है। जैसे जयपुर में एक यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है ना, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें भी यही है, SRI। और वो श्री होता है रेस्पेक्टेड श्रीमान वाला।
डायग्राम में सिर्फ लेटीट्यूड्स वैल्यू लिख दो और जिलों के नाम, स्थानों के नाम मत लिखो, स्थान के नाम सब इधर लिखे हैं। डायग्राम सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि 0 डिग्री इंडिकेट करते हुए आप उसमें नॉर्थ इंडिकेट कर देना कि जितनी भी वैल्यूज हैं वो नदर्न लेटीट्यूड होती है। जबकि कई बार क्या अपन सिर्फ 23, 3 और 30, 12 को रट के जाते हैं और एग्जामिनर ये चाहते ही नहीं कि रट के आओ। ये चारों ऑप्शन आजकल यही देता है, सिर्फ उसमें डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन चेंज करता है वो। एक में लिखेगा सदर्न लेटीट्यूड टू नदर्न लेटीट्यूड, एक ऑप्शन में लिखेगा ईस्टर्न लेटीट्यूड टू नदर्न लेटीट्यूड। तो ईस्टर्न कभी लेटीट्यूड होता ही नहीं है, पूर्व कभी अक्षांश होता ही नहीं है। यहां तक कंप्लीट हो गया। तो इसका मीनिंग अभी अपन ने इस पार्ट को कंप्लीट किया है। ये 0 डिग्री से अपन नॉर्थ में चलते हैं तो राजस्थान का बांसवाड़ा जिला आता है इधर। और नॉर्थ में कितने डिग्री तक चलना होता है? 23 डिग्री और 3 मिनट नदन में। तब जाके राजस्थान का सबसे दक्षिणी जो गांव है जिसका नाम क्या है? बोरकुंड। बोरकुंड या बोरकुंडा विलेज इसको कहा जाता है, बोरकुंड बांसवाड़ा। यहाँ से कंटिन्यूस अपन 24, 25 ऊपर की ओर कंटिन्यूस चलते रहेंगे तो राजस्थान के नॉर्थ तक कितना आ जाएगा? 23 डिग्री और 12 मिनट नदर्न लेटीट्यूड। ये राजस्थान का उत्तरी अक्षांश। ये कौन से विलेज में आता है? कोना। और इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी यानी उत्तर और दक्षिण के बीच की दूरी यानी अक्षांशीय दूरी, ये 826 किलोमीटर। ऐसा ही राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में देशांतर आएंगे। तो पश्चिम में जो जैसलमेर की ओर है यहाँ पे एक स्थान आता है अपने कटरा। हालांकि इस नाम से कोई स्थान है ही नहीं राजस्थान में। यहाँ पे आता है करड़ा, जैसलमेर का करड़ा आता है, ये स्थान है करड़ा। कटरा नाम का कटरा आता है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन अपनी ज्योग्राफी के अंदर इसको करड़ा को कटरा लिख दिया और ये प्रचलन में यही चल पड़ा। नहीं है लेकिन फिर भी कटरा है। तो एग्जाम में भी यही आता है, एग्जाम में भी यही आता है और बुक्स में भी यही है और मेंस में भी यही लिख के आना है। राजस्थान के पूर्व के अंदर जो पाकिस्तानियों के साथ अपनी क्या है? कट्टर दुश्मनी है। तो देखते या तो वो काटते हैं हम काटते हैं। तो अपने सैनिक जो घायल होते हैं उनको इधर एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल में लाके अपन इधर लाके सिलते हैं, सिलाना। तो इधर कटा उधर इसको इधर लाके सिला। तो इधर कटरा है, इधर सिलाना है, इधर कुंड है, इधर कोना है। तो कुंड वैसे भी नीचे होता है। घर में देखते हैं अपने टैंक कहाँ होता है, तो राजस्थान अपना होम स्टेट, अपना गृह राज्य है। तो इसमें भी कुंड कहाँ है? नीचे। कोना ऊपर, कटरा पश्चिम और सिलाना धौलपुर। ये बांसवाड़ा, ये गंगानगर, ये जैसलमेर और ये धौलपुर। ये डायरेक्शन वाइज भी अपोजिट है और एरिया वाइज भी अपोजिट। ये सबसे बड़ा जिला है और ये सबसे, ये पूर्व है तो ये पश्चिम है। अब एक अप्लाइड क्वेश्चन। 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी अक्षांश, या ऑप्शन दिया गया है नोटा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेटीट्यूड में से राजस्थान से संबंधित कौन सा है? ए आंसर, विच लेटीट्यूड इज रिलेवेंट टू राजस्थान स्टेट। ऑप्शन ये है ए आंसर, बी आंसर, बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर। बाकी क्या? अरे घर वालों की तरफ तो जिंदगी है, घर वालों की तरफ बाद में हो जाना, मतलब अपना कोई ना कोई आंसर दो।
ए आंसर, विद्या की सौगंध आपको, आरएस प्रीलिम्स के सौगंध है। ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर। देखो राजस्थान की जो स्थिति है, अक्षांश स्थिति, वो 0 डिग्री के नॉर्थ में है। कहां से स्टार्ट है? 23 डिग्री 3 मिनट। आगे क्या लिखें? नदन लेटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश। तो एक तो इन्होंने यही दिया था 23 और 3, उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ था क्या? तो स्टेटमेंट ये चाहे फैक्ट गलत होगा, लेकिन ये डायरेक्शन सही नहीं है। सॉरी, फैक्ट तो ठीक था डेटा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है कि ये सदन नहीं है, ये नदन होना चाहिए था, इस कारण ये गलत हो गया। फिर यहाँ 23 के बाद में ऊपर क्या आएगा? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 30, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, नदन लेटीट्यूड। तो इन्होंने यहाँ 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो 23 के बाद ऊपर क्या आएगा? और उत्तरी आएगा क्या? बिल्कुल उत्तरी आएगा। तो इसका मतलब ये राजस्थान से रिलेवेंट है। और यही पूछा था कि इनमें से राजस्थान से संबंधित कौन सा है। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम हॉल से बाद में आप बाहर आके बातें करते हो ना, नोट्सों से नहीं आई, वो है ये। ये होता नोट से ही है, लेकिन दिखता नहीं है। इसको कहते हैं डेविल क्वेश्चन, भूतिया क्वेश्चन। तीस डिग्री 12 मिनट, ये वैल्यू तो है राजस्थान के पास ये, लेकिन ये उत्तरी अक्षांश होनी चाहिए। अक्षांश में कभी पूर्व लग ही नहीं सकता, ऐसी कोई वैल्यू पूरी पृथ्वी पे ही नहीं होती। अक्षांश में दो ही वैल्यू लगते हैं, या तो नदन लगता है या सदन। पूर्व के आगे देशांतर होना चाहिए था यहाँ। तो इसका मैंने ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती, ये गलत है। नोटा, अगर ये भी ऑप्शन में कोई नहीं होता तो आंसर ये होता, लेकिन ये है 24 डिग्री, तो आंसर ये है। अब अक्षांशीय स्थिति पढ़ने के बाद में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं, उनको नोट या विशेष में लिखेंगे। पॉइंट फर्स्ट, पहले हिंदी मीडियम वाले लिखना, इंग्लिश वाले मत लिखना, पॉइंट फर्स्ट ही डाल देना बस। 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। पॉइंट फर्स्ट, लॉन्ग लेटिट्यूडनल गैप ऑफ राजस्थान स्टेट इज 7 डिग्री 9 मिनट। 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। लेटिट्यूडनल गैप ऑफ राजस्थान स्टेट इज 7 डिग्री 9 मिनट। लेटिट्यूडनल गैप ऑफ राजस्थान, ये डेटा लिखना 7 डिग्री 9 मिनट। तो क्या ये एग्जाम में याद करके जाना जरूरी है? नहीं, ये एग्जाम में बैठ के निकाल सकते हो आप। तो इसमें 0 डिग्री के ऊपर वाली वैल्यू राजस्थान जहां से स्टार्ट हो रहा है 23 डिग्री, और समाप्त कहाँ हो रहे हैं? 30 डिग्री। 23 डिग्री में आगे क्या थी? 3 मिनट, और इसमें 12 मिनट। तो 30 और 23 के बीच का गैप कितना है? तो 60 डिग्री, और 12 और 3 का 9 मिनट। तो इसका मीनिंग राजस्थान को बनाने के लिए, राजस्थान की लोकेशन के लिए कितने अक्षांशों की जरूरत है? 60 डिग्री और 9 मिनट। तो राजस्थान इतने अक्षांशों के बीच में स्थित है। तो यही पूछा था कि राजस्थान अक्षांशों, कितने अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है? तो राजस्थान का विस्तार है लगभग 60 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान विस्तृत है। तो यहाँ पर ने उत्तर और दक्षिण क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये सिर्फ एक गैप है, ये अक्षांश नहीं है। अब इसको अक्षांश लिख देने का मीनिंग है कि ये स्थिति भारत के पास नहीं है, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि कहाँ से स्टार्ट होती है? 8 डिग्री 4 मिनट। तो इसका मीनिंग है कि इसको उत्तर दक्षिण नहीं लिखना है, इसको सिर्फ एक वैल्यू लिखना है। ये गैप कितना, वो गैप बताना होता है कि 60 डिग्री 9 मिनट का गैप है। और इसको भी एग्जामिनर राउंड फिगर में दे दे कि राजस्थान की स्थिति के लिए या राजस्थान को बनाने के लिए लगभग कितने अक्षांशों की आवश्यकता है? 60 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री या 10 डिग्री। तो राउंड फिगर में आंसर क्या मानेंगे? ए आंसर 60 डिग्री, ए आंसर। बी आंसर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सी आंसर, ए आंसर वापस, ए आंसर। बी आंसर, सी आंसर,
और डी आंसर। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60। समय की बात नहीं कर रहे, समय की बात होती है देशांतरों पे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट। 1 डिग्री अक्षांश है तो उसमें 60 मिनट अक्षांश होते हैं 1 डिग्री के अंदर। तो उसका आधा कितना होगा? 30। अगर आप हाफ तक पहुंच जाते हो तो आप आगे वाले में डेटा कन्वर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ जो 7 डिग्री और 9 मिनट है, अगर ये 30 मिनट होता तो इस डेटा को आप 8 डिग्री बोल सकते हो फिर। लेकिन ये सिर्फ 9 मिनट ही है, तो इसको क्या ज़्यादा ठीक रहेगा? 60 डिग्री। तो आंसर 60 डिग्री रहेगा इसमें। या तो फिक्स ही रहेगा एग्जाम में 60 डिग्री और 9 मिनट, और फिक्स नहीं रहे तो इसमें देख लेना ज़्यादा नियरेस्ट कौन है। अगर यहाँ 30 मिनट पहुंच जाता है ये डेटा तब तो 8 बोल देते अपन, लेकिन अब ज़्यादा ठीक क्या रहेगा? राउंड फिगर में 60 डिग्री। अब आपको एक ये भी ध्यान है कि राजस्थान के सदन की ओर एक इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड्स है जो राजस्थान के यहाँ से गुजरती है, सदन वाले पार्ट से, जिसको हम 23.5 नदन लेटीट्यूड। जैसे राजस्थान की जो ये वाला पॉइंट है ये है 23 डिग्री और 3 मिनट, और ये है 23 डिग्री और 30 मिनट। इसको नाम दिया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, जो इंडिया के कितने स्टेट से है? 8 स्टेट से गुजरती है, उनमें से एक राजस्थान भी है। तो राजस्थान के कितने जिलों से अपने डिस्ट्रिक्ट का महत्व रहेगा? तो अपने 2 जिलों से गुजरती है जिसका मैक्सिमम एरिया बांसवाड़ा और कुछ पार्सली पार्ट डूंगरपुर, इन 2 पार्ट से गुजरती है। तो पॉइंट फर्स्ट के बाद नंबर सेकंड हेडिंग डालिए 23.5 नदन लेटीट्यूड। सेकंड पॉइंट है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन या उत्तरी अयनांत। जब सूर्य नदन में होता है तो इसको नाम दिया जाता है नदन सोलस्टिस, और इस दिवस को कहा जाता है कर्क संक्रांति दिवस, यानी समर सोलस्टिस। क्योंकि ये घटना जब कर्क रेखा पे सूर्य आएगा तो वो 21 जून को आएगा। तो जून में अपने कंडीशन क्या होती है, विंटर या समर? समर। तो इसको कहा जाता है ग्रीष्म संक्रांति, यानी कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे अक्षांश यानी कर्क रेखा के लिए शब्द यूज होते हैं। ये उत्तरी अयनांत, अयन का मीनिंग होता है सूर्य। तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में समाप्त कहाँ होता है, अंत कहाँ होता है? तो उसका अंत वहां होगा जितना पृथ्वी अपने एक्सिस पॉइंट पे झुकी हुई होगी। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। तो सूर्य की किरणें उत्तर में 23.5 तक सीधी आती है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर ये सूर्य है तो इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला ये अपना अर्थ या पृथ्वी, जो अपने अक्ष पे बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं खड़ा है, ये अपने एक्सिस पॉइंट पे ऐसे झुका हुआ है। तो इसका मीनिंग ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका सदर्न पोल, ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा पे सूर्य सीधा अधिकतम यहीं तक हो सकता है। इसके बाद सूर्य की किरणें हमेशा स्लाइट होती हैं, तिरछी होती हैं ध्रुवों की तरफ, और 6 महीने बाद सूर्य इधर है। तो पृथ्वी तो वैसे ही झुके हुए है ना पूर्व की तरफ। तो ये 0 डिग्री, अब कर्क रेखा उत्तर में रह गई, मकर रेखा आ गई सामने 6 महीने बाद। तो अपने कहते हैं कि सूर्य 6 महीने जब कर्क रेखा पे सीधा होता है तो अपने डे लाइट ज्यादा होती है, अपने टेम्परेचर अधिक होते हैं। और जब 6 महीने बाद दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पे सीधा रहेगा तो उस समय अपने यहाँ इसके जो सोलर रेडिएशन है वो तिरछी रह जाती है, सूर्य की किरणें तिरछी होंगी और अपने टेम्परेचर क्या आएगा, कम। उस समय अपने विंटर सीजन आ जाता है, ऋतुएं परिवर्तित होती है। तो ये पृथ्वी की जो परिक्रमा गति होती है, जो पृथ्वी इसके चारों ओर जो रिवोल्यूशन मोशन जो करती है, परिक्रमा जो करती है, उसके कारण अपने जो दिन रात हैं वो छोटे बड़े होना या ऋतुओं का परिवर्तित होना यानी सीजन्स का चेंज होना, वो घटनाएं इसमें होती हैं। तो जब सूर्य
उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधा होता है, तो इस कर्क रेखा को एक नाम देंगे कि उत्तर में अयन का अंत हो रहा है, सूर्य का अंत हो रहा है, तो उस रेखा को उत्तरी अयनांत। तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम वहां तक आ सकता है जहां तक पृथ्वी झुकी हुई है। भाई कोई व्यक्ति आप तक आपके ऊपर रौब तब तक जमा सकता है जब तक आप झुके हुए हो। तो मीनिंग है कि पृथ्वी जितनी झुकी हुई है, सोलर रेडिएशन वहां तक सीधी रहेंगी। तो पृथ्वी अपने एक्सिस पॉइंट तक कितनी झुकी हुई है, 23.5। तो सूर्य की किरणें उत्तर में यहां तक रहेंगी, इस कारण इसको उत्तरी अयनांत भी कहा जाता है। नदन में सोलस्टिस यानी सूर्य का समापन जहां तक है उसको कहा जाता है। तो इसका एक नाम ये भी है। ये थोड़ा सा हाइड नाम होता है, सामने नहीं होता। जैसे पूछ लिया कि राजस्थान में उत्तरी अयनांत कौन से जिलों से गुजरती है, तो इसका मीनिंग कर्क रेखा के बारे में ही पूछा, तो आंसर वही रहेगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो तीनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन लिखना तीनों एक साथ। इंग्लिश मीडियम वाले दो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन और नदन सोलस्टिस। तो 23.5 नदन लैटिट्यूड इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन एंड नदन सोलस्टिस। बाकी हिंदी वाले तीनों ही लिखना, क्योंकि आजकल जो इंग्लिश वाले शब्द हैं इनको हिंदी में देके पूछने का ट्रेंड स्टार्ट हो रखा है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, उसको इस तरीके से हिंदी में लिखेंगे पूरा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। अब कईयों के कैंसर लाइन से राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ में जो हरित क्रांति के कारण कैंसर स्टार्ट हो गया है, तो कईयों लगेगा शायद वो कैंसर गंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब वाले एरिया में फैल रहा है हरित क्रांति के कारण, ये कैंसर वो है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ को उत्तर कराएंगे, जबकि कैंसर लाइन नीचे है। अब इसकी लोकेशन किस तरीके से राजस्थान में वो देखते हैं, वो इंडिकेट करते हैं मैप के अंदर 23.5 कैसे। तो है क्या, ये तो बता दिया, ये तो ऑलरेडी आपको पहले भी पता है। अब राजस्थान का ये सदर्न पार्ट है जो कि 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से नदन में है, उत्तर में है। और ये राजस्थान का सदर्न पॉइंट कितने पे है, 23 डिग्री और 3 मिनट नदन लेटीट्यूड। यहाँ से जैसे ये बांसवाड़ा है, इस तरीके से बांसवाड़ा इस पॉइंट पे ज़्यादा फैला हुआ है और इस साइड में कम, इस साइड में फिर यहाँ डूंगरपुर स्टार्ट। और ये लाइन कुछ इस तरीके से है, 23.5, यानी ये मोस्टली बांसवाड़ा का एरिया कवर करती है। डूंगरपुर का एक पार्शियली पार्ट, आंशिक हिस्सा। तो ये है अपनी 23.5 नदन लेटीट्यूड। इसको नाम देंगे अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, कर्क रेखा। लेंथ इन राजस्थान, राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी, तो राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर। इस पे एक नियरेस्ट लोकेशन आती है, सिटी आता है, निकटतम शहर। तो राजस्थान का कौन सा सिटी इसके निकटतम है, राजस्थान का एकीकरण पढ़ लिया आप लोगों ने, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान। तो बांसवाड़ा में आपने पढ़ा होगा एक ठिकाना था कुशलगढ़, वो इसके सबसे नियरेस्ट सिटी में काउंट होता है। तो इसके नियरेस्ट सिटी, निकटतम शहर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। साल में एक दिन ऐसा होता है कि इस पे सूर्य सीधा होता है, जो आजकल इंटरनेशनल योगा डे भी है अपने लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। तो 21 जून को इसके ऊपर सनलाइट डायरेक्ट होती है, सोलर रेडिएशन, सूर्य सीधा होता है इसके ऊपर। और 21 जून जिस दिन सूर्य सीधा होगा उस दिन तय है कि इसके ऊपर डे लाइट या सूर्य की रोशनी ज़्यादा टाइम रहेगी। तो इस दिन अपने डे लाइट यानी सूर्य की रोशनी का जो समय है वो 13 आवर्स एंड 27 मिनट्स तक रहता है इस पर, यानी 13 घंटे और 27 मिनट तक का। और ये अपने को पता है कि मार्च से और सितंबर में हमारे दिन बड़े होते हैं, 12 घंटे से बड़ा दिन होता है मार्च से सितंबर के बीच। फिर सितंबर से लेकर और मार्च के बीच में दिन छोटे होंगे और रात्रि का समय बड़ा हो जाएगा फिर। तो इसका मीनिंग अभी अपन उस कंडीशन में चल रहे हैं जिसमें हमारी डे लाइट ज़्यादा होती है, यानी सूर्योदय अपना सुबह लगभग 6:15 6:30 बजे सूर्योदय, और शाम को सूर्यास्त लगभग 7 बजे या 7:15 बजे के आसपास, यानी लगभग 12.5 घंटे, 12.75 घंटे चल रहा है अभी।
अब जैसे ही सितंबर आएगा और उसके बाद में अपने नाइट का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। जैसे शाम को सूर्यास्त है वो लगभग 5:45-6 बजे हो जाना, सुबह सूर्योदय 6:45-7 बजे के आसपास होना। तो इसका मीनिंग फिर नाइट का टाइम पीरियड लंबा हो जाएगा और डे लाइट का टाइम क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ डे लाइट का मीनिंग समझ में आ रहा है, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति यानी प्रेजेंस ऑफ सोलर रेडिएशन। सूर्य की किरणें कितनी देर उपस्थित हैं वो डे लाइट, और बचा हुआ जो टाइम पीरियड है वो नाइट का। तो एक दिन में 24 घंटे, सर्दियों में भी वही 24 घंटे हैं, गर्मियों में भी वही 24 घंटे, क्लॉक तो वही रहेगी सेम। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, डे लाइट दिन का समय है वो रोशनी का समय ज्यादा होता है गर्मियों में, और सर्दियों में रोशनी कम समय रहती है। और जो नाइट वाला टाइम पीरियड होता है, नाइट नाइट वाला टाइम पीरियड लॉन्ग होता है। तो इस 21 जून को क्या होता है, डे लाइट ज्यादा होती है लगभग 13.5 घंटे के आसपास, और नाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, कम। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है, बड़े दिन का मीनिंग होता है डे लाइट किस दिन ज्यादा है, 21 जून। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटी रात 21 जून। जो दिन बड़ा होगा वो रात छोटी होगी, सेम ही है। तो उत्तरी गोलार्ध की छोटी रात कौन सी है, जो दिन बड़ा था वो रात क्या थी, वो रात छोटी थी। डायग्राम बनाओ। तो यहाँ ये लिख देना, लेंथ इन राजस्थान, राजस्थान में लंबाई। राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर। तो कई बुक्स में अपने 85 किलोमीटर भी मेंशन रहती है। आरपीएससी जनरली इसका ऑथेंटिक आंसर 26 किलोमीटर अधिक लेती है। तो यहाँ पर ने 23-3 और 23-30 दोनों इंडिकेट किए हैं ताकि दोनों में डिफरेंस कर पाओ कि ये 3 है सिर्फ, 23 और 3 जो सदर्न पॉइंट ऑफ राजस्थान। और इसे थोड़ा ऊपर चलोगे तब आएगी 23-30, और जिसको 21 जून को सनलाइट डायरेक्ट होती है इस पे, और उस दिन डे लाइट यानी दिन का समय। 21 जून को डे लाइट क्या रहती है, 13 आवर्स 13 घंटे एंड 27 मिनट 27 मिनट। राजस्थान में कर्क रेखा मुख्यतः किस जिले से गुजरती है, यानी मेन पार्ट किस जिले से, बांसवाड़ा से। और कितने जिलों से गुजरती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन से जिलों की सीमा पर रहती है, तो जिनसे गुजरेगी उन्हीं की बॉर्डर पे रहेगी बांसवाड़ा और डूंगरपुर। यानी कौन से जिलों की सीमा को क्रॉस करती है, सीमा बनाती है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर। और इंडिया में इसका नियरेस्ट सिटी कौन सा होता है, उदयपुर सिटी, त्रिपुरा वाला उदयपुर। और राजस्थान में इसके नियरेस्ट सिटी, तो इसका मीनिंग राजस्थान में ही लेना पड़ेगा कोई, जो कुशलगढ़ बांसवाड़ा। कुशलगढ़ लिख के उसके आगे लिख देना नियरेस्ट सिटी, निकटतम शहर। नियरेस्ट सिटी, सिटी का मीनिंग क्या होता है, सिटी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होता है, इसका इस शब्द का एक मीनिंग होता है। सिटी या शहर क्या होता है, हाँ जी, कंप्लीट हो गए यहाँ तक। तो जब पहली बार मैंने शहर की परिभाषा पढ़ी थी तो मेरे को लगा कि क्या पता क्या ज्ञान अर्जित कर लिया मैंने। और फिर तुरंत जाके जनरली कोई नई चीज़ पढ़ने को मिलती है तो मैं मेरे मित्र से डिस्कस किया करता। फिर उसको मैंने कहा कि भाई शहर की परिभाषा क्या है, पता है तुझे। तो उसने कहा कि बैठ तू मैं बताता हूँ तेरे को। मैंने सोचा इसने पहले से पढ़ रखी होगी, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे। हालांकि उसका नॉलेज कम रहता था, कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता था चीज़ों में। तो मैंने कहा कि बता क्या फ़र्क है, कि मैं तेरे को शहर की परिभाषा भी बताता हूँ और गांव की भी बताता हूँ, दोनों की सुन। तो मैंने सोचा ये इसको दोनों की पता है, अपने को एक ही पता है। तो मैंने कहा कि बता क्या परिभाषा, कि अभाव का नाम गांव है
और सुविधाओं का नाम शहर है। तो जहाँ सुविधाएं हैं उसे शहर कहते हैं, और जो अभाव है उसे गांव कहते हैं। उस दिन के बाद उसके नॉलेज पे मेरे को हमेशा शक ही रहा। तो सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो ये डिफाइन किया गया 1971 की जो जनगणना थी उसके अंदर, यानी जो पॉपुलेशन सेंसस आई थी 1971 की, उसमें बताया गया था कि कोई एक ऐसा एरिया हो जिसमें पॉपुलेशन कम से कम कितनी हो, 5,000 एंड मोर देन 5,000 या इससे अधिक लोग होने चाहिए। उस एरिया में डेंसिटी या जो घनत्व है, लोगों की जो बसावट है, वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। एक वर्ग किलोमीटर में 400 लोग रहने चाहिए। जैसे सिटी एरिया में देखते हैं ना अपन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं ऊपर नीचे। फिर वहां रहने वाले जो लोग हैं उसमें नॉन एग्रीकल्चर वर्कर होने चाहिए, एग्रीकल्चर वर्कर नहीं होने चाहिए, नॉन एग्रीकल्चर वर्कर होने चाहिए। कितने? 75% या उससे भी अधिक। अगर 75% लोग खेती में काम करते हो तो क्षेत्र कैसा बन गया? गांव। तो इसका मीनिंग वहां नॉन एग्रीकल्चर वर्कर अधिक होने चाहिए, यानी गैर कृषि कार्यों में लोग कार्य करने चाहिए, या तो इंडस्ट्रीज में या सर्विस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में नहीं लगे हुए हों, यानी एग्रीकल्चर और रिलेवेंट एक्टिविटीज है उसमें संलग्न नहीं हो। नॉन एग्रीकल्चर वर्कर होने चाहिए, गैर कृषि कार्यों में संलग्न। और कोई एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो कि सिविक बॉडीज का पार्ट हो। सिविक बॉडीज किसे कहा जाता है? स्टेट पॉलिटी पढ़ लिया आपने? तो स्टेट पॉलिटी के अंदर आप क्या आए होंगे? नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। उन तीनों को मिला के कहा जाता है नगरीय निकाय। क्या बोला जाता है? नगरीय निकाय, सिविक बॉडीज कहा जाता है उनको। तो इसका मीनिंग जो सिविक बॉडीज है उनमें से कोई भी एक बॉडी हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर परिषद हो, या चाहे आर्मी कैंट एरिया तो भी चलेगा, यानी छावनी क्षेत्र है तो भी चलेगा। जैसे दिल्ली के पास में दिल्ली कैंट, जहाँ आर्मी का कैंट एरिया है। तो ये जो कंडीशन फुलफिल करेगा उस एरिया को अपन क्या कहेंगे? सिटी कहेंगे। सारी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। अगर वहां पे बोर्ड की जगह, अगर वहां पे ग्राम पंचायत या पंचायत समिति होगी तो किस में काउंट होगा? फिर गांव के अंदर काउंट होगा वो। क्योंकि अपने स्थानीय प्रशासन जो है, लोकल अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसमें नगरीय निकाय के अंदर अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में अपने ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये संस्थाएं बनी हुई हैं। जबकि यहाँ बनी हुई है नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, सिविक बॉडीज बनी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना में अपने राजस्थान के अंदर 297 सिटी थे। अभी जो लास्ट वाली जो जनगणना है वो अपनी यही है, लेटेस्ट वाले तो डेटा ही नहीं आए हैं। तो इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इस कंडीशन के, तो उस कंडीशन के उन 297 सिटी में से इसके नियरेस्ट सिटी कौन सा है? कुशलगढ़। उन 297 में एक काउंटिंग इसकी भी होती है, कुशलगढ़ की भी। तो सिटी किसे कहा जाता है? मीनिंग समझ में आ गया? हालांकि ये पॉपुलेशन वाले टॉपिक में आता है, अलग है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट का मीनिंग पता होना चाहिए, सिटी क्या होता है। तो सिटी एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहाँ कम से कम 5,000 से ऊपर भी हो सकते हैं। लेकिन ये जनसंख्या जब 10 लाख पहुंच जाती है तो उस सिटी को कहा जाता है मेट्रो सिटी। क्या कहा जाता है उसे? तो राजस्थान में सिटी एरिया में 3 सिटी ऐसे हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा, जहाँ ये जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। तो राजस्थान में मेट्रो सिटी कितने हैं? राजस्थान में मेट्रो सिटी 3 है। और क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने सिटी या शहरों में मेट्रो ट्रेन है? एक में है, जयपुर में। तो स्पेशली ट्रेन लगा के पूछे तो ही आंसर देना है एक। और बाकी मेट्रो सिटी अगर पूछा जाए तो इसका मीनिंग है ज्योग्राफी की पॉपुलेशन वाली कॉन्सेप्ट पूछी गई है कि मेट्रो सिटी राजस्थान के कितने हैं, तो 3 है, और पूरे इंडिया में 53 है। तो इसका मीनिंग है इंडिया में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सिटी कितने हैं? 53। और उसमें राजस्थान के कितने हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा। इंडिया वाले 53 में 10वीं रैंक पे जयपुर है, जोधपुर 45वीं रैंक पे है, और ये 53वीं अपने कोटा की है। बाल बाल बच गया, वरना बाहर था। तो राजस्थान में कर्क रेखा कितने जिलों से संबंधित? मैक्सिमम
बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के साथ दूसरा। राजस्थान में लेंथ कितनी है? 26 किलोमीटर। किस दिन सूर्य इस पे सीधा होता है? 21 जून। उस दिन डे लाइट क्या रहती है? 13 घंटे और 27 मिनट। इसको कहा जाता है करक संक्रांति। क्या कहा जाता है? करक संक्रांति। हालांकि करक संक्रांति अपने को बड़ा ही अजीब लगता है कि करक संक्रांति क्या मकर संक्रांति होती है, तो मकर संक्रांति अलग होती है। मकर संक्रांति कब आती है? मकर संक्रांति जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तब आती है। जब कर्क रेखा पर था तब कर्क संक्रांति। तो अपने लिए कर्क रेखा पर जब होता है तो उस समय अपने कंडीशन कौन सी होती है? समर। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है समर सोलस्टिस, कर्क संक्रांति। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा मकर रेखा पर, कब जाएगा? सर्दियों में, 6 महीने बाद। यानी यहाँ मार्च में जून में रहता है, तो यहाँ कब रहेगा? दिसंबर, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर वाली कंडीशन को कहा जाएगा मकर संक्रांति। और इस समय अपने दिसंबर में हमारे कौन सा सीजन रहेगा? तो उसको कहा जाएगा विंटर सोलस्टिस, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति कब आती है? 22 दिसंबर। मकर संक्रांति फेस्टिवल या त्योहार कब आता है? तब आता है 14 जनवरी। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया? तो जब तक मकर संक्रांति पूछा है तो इसका मीनिंग क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही है। और मकर संक्रांति फेस्टिवल लगा हुआ है, त्योहार या उत्सव कब मनाया जाता है, तब वो मकर संक्रांति ये वाला है। हालांकि कईयों को ये करक संक्रांति भी अजीब लगता है कि अब एग्जाम पेपर में करक संक्रांति दे देते हैं तो उनको लगता है कि ये गलत लिख दिया आरपीएससी ने। आरएस मेंस 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन। अब उसको ये क्या है, करक संक्रांति को इसको काट कर अपनी तरफ से लिखते हैं कि मकर संक्रांति। ये 14 जनवरी को हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार, जिसमें पतंग काट के वो मारा वो काटा के नारे लगाए जाते हैं, और साथ में दान पुण्य का कार्य किया जाता है। इसे उत्तर भारत में मुख्यतः मकर संक्रांति और दक्षिण में करक संक्रांति कहा जाता है। यानी सेट तो उनको वो भी करना है कि करक संक्रांति किसको कहें। तो इसका मीनिंग है दोनों सूर्य की स्थिति होती है। कर्क रेखा पे जो सूर्य है तो करक संक्रांति, और मकर पे रहेगा तो मकर संक्रांति। कर्क रेखा पे रहेगा तो अपने दिन बड़े होंगे और रात छोटी होंगी, और मकर संक्रांति पे रहेगा तो अपोजिट कंडीशन होगी, हमारे दिन छोटे हो जाएंगे और रात्रि का समय बड़ा हो जाएगा। पीछे आवाज कैसे आ रही है इतनी? तो नोट के अंदर इसमें इंपॉर्टेंट जो तिथि है वो कौन से? 21 जून। अब इस 21 जून के बारे में लिखिएगा। यह है उत्तरी गोलार्ध, जिसमें कौन है? राजस्थान। भारत भी इसी में ही है, उत्तरी गोलार्ध में। यह उत्तरी गोलार्ध या राजस्थान का सबसे बड़ा दिन, बड़ा दिन एवं छोटी रात। 21 जून अंडरलाइन करके इसका ये लिखो। इट्स द लॉन्गेस्ट डे एंड स्मॉलेस्ट नाइट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर और राजस्थान। इट्स द लॉन्गेस्ट डे एंड स्मॉलेस्ट नाइट ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर और राजस्थान। यह उत्तरी गोलार्ध की, यह उत्तरी गोलार्ध या राजस्थान की, सॉरी राजस्थान का सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात। यह उत्तरी गोलार्ध या राजस्थान का सबसे बड़ा दिन या सबसे छोटी रात। तो इसका मीनिंग दिन बड़ा है, तो इसका मीनिंग ये रात क्या है? छोटी है, जिसे करक संक्रांति कहा जाता है। अब ये कंडीशन अपने समर में आती है, इसका अपन समर सोलस्टिस कहते हैं इसको, which is known as summer solstice. It's the longest day and smallest night of northern hemisphere or Rajasthan, which is known as
समर सोलस्टिस, जिसे करक संक्रांति कहा जाता है। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखो 2015 से इसे 2015 से इसे इंटरनेशनल योगा डे या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। That day is celebrated. That day is celebrated as International Yoga Day since 2015. That day is celebrated as International Yoga Day since 2015. 2015 से ये 2015 जो लिखा है इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब ये तो लगभग सबको ध्यान है कि इंटरनेशनल योगा डे कौन सा डे है, 21 जून है। अब एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2023 में कौन सा योग दिवस मनाया गया इस बार? 7वां, 8वां, 9वां या 10वां? तो आंसर क्या होगा? आंसर 9वां होगा। तो इसका मीनिंग है कई जने क्या करते हैं, सिर्फ 23 और 15 का गैप देखते हैं। 23 और 15 का गैप देखोगे तो कितना आएगा? 8। तो क्वेश्चन गलत है। तो ये 2014 के अंदर अक्टूबर के आसपास इस दिवस को मान्यता मिली थी। तो अक्टूबर में मिली थी तो तय है कि 2014 वाला तो मनाया नहीं जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, कैलेंडर पीछे चलेगा। तो इसका मीनिंग 15 को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 15 में पहली बार इसको मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। तो इसका मीनिंग 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो कौन सा हो गया? 9वां। तो ऐसे कोई लेटेस्ट डे हो जो कि पिछले 2, 5, 10, 15 सालों से मनाया जा रहा हो, तो उसकी फिंगर काउंटिंग करके देख लिया करो। तो फिक्स डेट पे पहुंच जाओगे। प्लस माइनस करने के प्रयास करोगे तो गलत डेट आएगी, क्योंकि प्लस माइनस तो यही करते हो कि 23 और 15 के बीच में गैप कितना है? 8 का। तो उसमें वो 23 तो काउंट हो गया, लेकिन वो 15 काउंट नहीं होगा। बीच वाला जो गैप है वो सिर्फ वो गैप ही बताएगा ये। और आजकल ये डे हैं, इनको जनरली कम पूछा जाता है। कुछ इंटरनेशनल जो फेमस डे हैं उनकी आजकल थीम पूछी जाती है एग्जाम में। तो थीम में जो इस बार एग्जाम दे रहे हो वो तो लिख लेना, हालांकि जो नहीं दे रहे वो भी लिख लेना। और बाकी एक गैप और छोड़ देना नीचे, जिस साल एग्जाम दो प्रीलिम्स, उस साल के लिए वो थीम आपके लिए और रहेगी, यानी उस साल इसको वापस अपडेट करना है। तो इसके अंदर ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। अब हर साल इसकी नई थीम होती है, जैसे कि इस बार के लिए थीम 2023। योग दिवस की थीम क्या थी इस बार? वसुदेव कुटुंबकम। ये तो डे है, योगा डे। वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का मीनिंग क्या है? संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार की तरह। तो उन सब के लिए योगा है। जैसे कोरोना वाला टाइम पीरियड आया था 2020, तो इन्होंने 2021 में जो थीम रखी, वो रखी योगा फॉर वेलनेस।
स्वास्थ्य के लिए योगा। 2022 में इनको लगा कि योगा को सबके लिए बताएं। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा। और इस बार योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, योगा संपूर्ण पृथ्वी के लिए है, जो इसके एक परिवार के सदस्य के रूप में है। योगा सबके लिए। पिछली बार योगा मानवता के लिए था, उससे पहले योगा स्वास्थ्य के लिए था। तो इसका मीनिंग हर साल, अब कईयों को लगता है कि सर ये पढ़ जाए तो योगा योगा, तो ये हर साल योगा मिलेगा आपको। मीनिंग आगे वाली जो मेन थीम होती है उसको पढ़ के जाना होता है। तो इस बार वसुदेव कुटुंबकम, अब नेक्स्ट ईयर जो भी आएगी 2024 के अंदर, इसका मीनिंग 2024 में जून में इसको वापस आपको अपडेट करना है। तो ये वो पोर्शन होता है जो टाइम टू टाइम अपने को अपडेट करते रहना है, हर साल अपडेट थीम देख के जानी होती। तो इस बार के लिए अपडेट ये। तो अक्षांश रेखाओं के अंदर या अक्षांशीय स्थिति में, क्या हुआ, टाइम हो गया क्या? अच्छा, 10 मिनट ऊपर हो गए, पहले बताते।